अध्याय 51 बदकिस्मत डाकू। मेरे पिताजी कहते थे कि लुटेरे लूटपाट करने से पहले हमेशा एक नारा लगाते हैं, ये सड़क मेरी है, ये पेड़ मेरा है। अगर आप यहाँ से गुजरना चाहते हैं तो अपना टोल चुका दें। तुम्हें तो नारा लगाना भी नहीं आता, तुम बिल्कुल भी डाकुओं जैसे नहीं हो। ये कहने के बाद मू किंगलिंग ने अपने सामने मौजूद डाकुओं के गैर पेशेवर रवैये की निंदा की। बिना किसी नारे के लूटपाट करना उनमें सचमुच पेशेवर समर्पण की कमी थी। हा, क्या शानदार लाइन है, ये सड़क मेरी है, ये पेड़ मेरा है। अगर आप गुजरना चाहते हैं तो अपना टोल छोड़ दें। छोटे मालिक, उस वाक्य के लिए जब तक आप अपना सारा पैसा मुझे सौंप देते हैं, मैं आज आपको नहीं मारूंगा। मू किंगलिंग द्वारा सुनाए गए नारे को सुनकर प्रमुख डाकू जोर से हंस पड़ा, क्योंकि उसे वह नारा बहुत अच्छा लगा। अब से जब भी वह चोरी करेगा वह सबसे पहले यही नारा बोलेगा, क्योंकि यह वाकई बहुत शानदार था। हम्फ, तुम पेशेवर लुटेरे भी नहीं हो, फिर भी मुझे लूटना चाहते हो। लिटिल ब्लैक, दरवाजा बंद करो और कुत्ते को छोड़ दो। लिटिल ब्लैक। छोटी काली, जो अभी अभी गाड़ी से बाहर निकली थी, अपने छोटे मालिक की बातें सुनकर लगभग लड़खड़ाते हुए वापस गाड़ी में गिर पड़ी। इस वीरान जगह में उसे बंद करने के लिए दरवाजा कहाँ मिलेगा। हालांकि वहां एक कुत्ता था। यहां तक कि झाओ शानशान ने भी अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि उसे मू किंगलिंग की बातें बहुत मजेदार लगीं। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने ये सब बातें कहाँ से सीखीं। हालांकि लिटिल ब्लैक काफी नाराज थी, फिर भी वह गाड़ी से नीचे कूद गई और डाकुओं पर 2 बार भौंकी। अच्छा होता अगर लिटिल ब्लैक भौंकती नहीं। जैसे ही उसने भौंका, सारे डाकू मजे लेने लगे, लिटिल ब्लैक को अपने सामने देखकर तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। तीसरे बॉस, ये काली कुतिया तो बड़ी गोल मटोल और स्वादिष्ट है। क्यों न हम इसे पकड़कर कुत्ते के मांस का हॉटपॉट बना लें। मैंने सुना है कि काले कुत्ते का मांस खास तौर पर खुशबूदार होता है। जी हाँ, मुझे कुत्ते के मांस का हॉटपॉट बहुत पसंद है। जब मैं गांव में रहता था तो अक्सर गांव से कुत्ते चुराकर खाता था। मैं कुत्ते के मांस का हॉटपॉट बनाने में माहिर हूँ। तीसरे बॉस, हमें न सिर्फ इस काले कुत्ते को पकड़ना है, बल्कि इस खूबसूरत महिला को भी। मैंने इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी। हम उसे पकड़कर तीसरे सरदार के डाकू सरदार की पत्नी के रूप में वापस ला सकते हैं। और हम छोटी वाली को भी नहीं छोड़ सकते, वह इतनी कम उम्र में बहुत प्यारी है। हम उसे पकड़कर फैंग्यून गढ़ को बेच सकते हैं। हमें निश्चित रूप से अच्छी कीमत मिलेगी। ये डाकू न केवल कुत्ते का मांस पकाने की विधि पर चर्चा कर रहे थे, बल्कि झाओ शानशान को अपने डाकू सरदार की पत्नी बनाने के लिए पकड़ना भी चाहते थे। इतना ही नहीं, ये डाकू बच्चों को भी नहीं बख्श रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज उन्हें किस तरह के जीवन का सामना करना पड़ेगा। उनके शब्दों ने तो बस उनकी मृत्यु को और भी शीघ्र कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, डाकुओं की बातचीत सुनकर लिटिल ब्लैक का गुस्सा बढ़ता ही गया। ये नीच बदमाश सचमुच इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उसे कैसे खाया जाए। इससे भी ज्यादा घिनौनी बात यह थी कि ये डाकू उसके छोटे मालिक को पकड़कर बेचना चाहते थे। क्या ये किसी शौचालय में दीपक जलाने जैसा नहीं था, गंदगी ढूंढना, मौत ढूंढना। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको उन्हें किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने अधीनस्थों की बात सुनकर प्रमुख डाकू ने झाओ शानशान की शक्ल सूरत का जायजा लिया और उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपने अधीनस्थों के सुझाव से सहमति जता दी। तुम तो मौत को बुला रहे हो। झाओ शानशान को तुरंत गुस्सा आ गया। उसकी हैसियत क्या थी, ये डाकू उसे पकड़कर अपने डाकू सरदार की पत्नी बनाना चाहते थे। क्या यह उसके लिए अपमान नहीं था? इसके अलावा इन लोगों की नज़रें न केवल उस पर थीं, बल्कि उन्होंने मू किंगलिंग पर भी बुरी नज़र डालने की हिम्मत की। अगर वह क्रोधित न होती तो यह अजीब बात होती। ये कहने के बाद झाओ शानशान ने लिटिल ब्लैक के कुछ करने का इंतजार किए बिना ही डाकुओं पर हमला कर दिया। वह इन सभी डाकुओं को मार डालना चाहती थी और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी। जैसे ही झाओ शानशान ने हमला किया, लिटिल ब्लैक ने भी हमला किया, या यूं कहें कि अपने पंजे फैलाए। झाओ शानशान द्वारा 3-4 डाकुओं को गिराने के बाद लिटिल ब्लैक मू किंगलिंग के पास लौट आई थी। इन डाकुओं में सबसे ऊंचे दर्जे का व्यक्ति भी केवल जन्मजात क्षमता के स्तर का था, और इनमें से कई छोटे मोटे लोग तो साधारण ही थे। वे झाओ शानशान और लिटिल ब्लैक के हमलों का सामना कैसे कर सकते थे? हालांकि झाओ शानशान ने गुस्से में हमला किया, लेकिन उसने जिन कुछ लोगों को गिराया वे अभी तक मरे नहीं थे। हालांकि लिटिल ब्लैक के पक्ष में स्थिति अलग थी। जिस भी डाकू की छाती पर लिटिल ब्लैक के कुत्ते जैसे पंजे पड़ते थे, उसकी छाती धंस जाती थी और वह मर जाता था। यहां तक कि तीसरा सबसे ताकतवर बॉस भी इसका अपवाद नहीं था। उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला कि एक काले कुत्ते ने उन्हें मार डाला, जिसे वे पकड़ने और उसका मांस पकाकर हॉटपॉट बनाने की योजना बना रहे थे, जैसा कि उन्होंने बताया था। कितनी विडंबना है। तुम और करीब मत आओ। जमीन पर लेटे हुए कुछ लोग भयभीत भावों से झाओ शानशान को अपनी ओर आते हुए देख रहे थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि झाओ शानशान की साधना इतनी शक्तिशाली होगी। जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा डराया वह था लिटिल ब्लैक।
जिस काले कुत्ते का उन्होंने जिक्र किया था वह वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि उनके तीसरे बॉस को भी मार डाला गया था। उनका तीसरा बॉस जन्मजात साधना स्तर का साधक था। दरअसल उसे एक काले कुत्ते के एक ही पंजे ने मार गिराया था। अब झाओ शानशान को अपनी ओर आते देख ये डाकू सचमुच डर गए थे। मुझे बताओ तुम्हारा गढ़ कहाँ है? हीरोइन, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम हमें जाने दोगी? बोलना। झाओ शानशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह डाकू पर दहाड़ उठी। भला वह इन डाकुओं को कैसे जाने दे सकती थी? उसने उन्हें तुरंत इसलिए नहीं मारा था ताकि वह उनके गढ़ का पता लगा सके, अन्यथा शरीर परिष्करण क्षेत्र के ये लोग उसके आधे हमले का भी सामना नहीं कर पाएंगे। वीरांगना, हमारा गढ़ आगे शानफांग पर्वत पर है। गढ़ में 1000 से अधिक लोग हैं। कृपया वीरांगना, मुझे इस बार छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी डाकू नहीं बनूंगा। झाओ शानशान की दहाड़ से चौंक कर डाकू ने तुरंत गढ़ का स्थान बता दिया और यहाँ तक कि वहां मौजूद लोगों की संख्या भी बता दी। तुम सचमुच पेशेवर डाकू नहीं हो। तुम्हें तो दया की भीख मांगना भी नहीं आता। रथ में बैठकर सब कुछ देख रही मू किंगलिंग ने दया की भीख मांगते डाकू को देखकर यह कहा। ये डाकू उसके पिता द्वारा बताए गए डाकुओं से बिल्कुल अलग थे। उन्हें न सिर्फ डकैती का नारा बोलना नहीं आता था बल्कि दया की भीख मांगना भी नहीं आता था। उनमें सचमुच पेशेवर शिष्टाचार की कमी थी। ये लुटेरे भी अवाक रह गए। आज न सिर्फ उनकी लूटपाट नाकाम रही बल्कि एक ही छोटी बच्ची ने उन्हें 2 बार अपमानित भी किया। वे नारा न जानने की बात तो मान सकते थे, लेकिन क्या यही तो दया की भीख मांगने का तरीका नहीं था? क्या वे इसके बदले कोई कविता सुना सकते थे? ये डाकू तो अवाक रह ही गए, लेकिन झाओ शानशान भी उत्सुकता से मू किंगलिंग को देखने लगी और सोचने लगी कि मू किंगलिंग का क्या मतलब है। आपको इसे इस तरह कहना चाहिए, हीरोइन कृपया मुझे इस बार बख्श दो। ऊपर मेरी 80 साल की माँ है और नीचे एक रोता हुआ बच्चा है जिसकी देखभाल करनी है। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा और मैं फिर कभी डाकू नहीं बनूंगा और चोरी नहीं करूंगा। मू किंगलिंग ने झाओ शानशान के पूछने का इंतजार किए बिना ही गर्व भरे भाव से यह बात कह दी, जिससे डाकू स्तब्ध रह गए। इतने स्पष्ट शब्द तो साफ तौर पर झूठे होंगे। अगर वे ऐसा कहते तो क्या दूसरे उन्हें जाने देते? वे शायद और भी जल्दी मर जाएं। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस रुपए की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब करें। अध्याय 52, वीर और धर्मी। हालांकि इससे पहले कि ये डाकू कुछ ज्यादा सोच पाते, झाओ शानशान ने हाथ के एक इशारे से उन्हें मार डाला। चूंकि उसे अपना मनचाहा जवाब मिल चुका था, इसलिए इन डाकुओं का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह गया था। इन डाकुओं को जाने देना नामुमकिन था। जिस पल उन्होंने उसे अपने गढ़ की छोटी राजकुमारी बनाने के लिए पकड़ने की बात की, उनका भाग्य तय हो गया था। छोटी बच्ची, क्या अब हम नायिकाएं बनने जा रही हैं? अपने निडर स्वभाव के कारण मू किंगलिंग मृतकों से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। इसके बजाय उसने उत्साहित भाव से झाओ शानशान से पूछा। डाकुओं को मारना बुराई को खत्म करने और न्याय को कायम रखने का एक अच्छा काम था और मू किंगलिंग लंबे समय से एक नायिका होने का अनुभव करना चाहती थी। हाँ, अब हम नायिकाएं बनने जा रही हैं। किंगलिंग, क्या तुम भी चलना चाहती हो? जी हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। मू किंगलिंग ने अपने गोल मटोल छोटे हाथों से ताली बजाई और झाओ शानशान को जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहा। झाओ शानशान ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाकर गिरे हुए 2 पेड़ों को एक तरफ हटाया और फिर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। शानफांग पर्वत यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 10 ली की दूरी पर। इसे जिलिंग साम्राज्य के सबसे दूरस्थ पर्वतों में से एक माना जाता था। शानफांग पर्वत को पार करके ही कोई जिलिंग साम्राज्य की सीमाओं से बाहर निकल सकता था। गाड़ी की रफ्तार से लगभग आधे घंटे में 2 लोग और एक कुत्ता शानफांग पर्वत की तलहटी पर पहुंच गए। शानफांग पर्वत एक विचित्र प्रकार का विशाल पर्वत था। पर्वत का आधार छोटा था जबकि शिखर विशाल था, जो कुछ हद तक मशरूम के आकार जैसा दिखता था। इसके अलावा शानफांग पर्वत 3 तरफ से चट्टानों से घिरा हुआ था और ऊपर जाने का केवल एक ही रास्ता था। और यह एक छोटा रास्ता था जिस पर एक बार में केवल 3 लोग ही चल सकते थे, जिससे यह एक खतरनाक जगह बन जाती थी जिसकी रक्षा करना तो आसान था लेकिन हमला करना मुश्किल। झाओ शानशान ने पहले भी दूसरों को शानफांग पर्वत के बारे में बात करते सुना था। साम्राज्य ने शानफांग पर्वत पर हमला करने के लिए सेना भी भेजी थी, लेकिन वे सभी असफल रहे क्योंकि वे ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। झाओ शानशान ने गाड़ी छिपाने के लिए एक जगह ढूंढी, फिर मू किंगलिंग को गाड़ी में बिठाकर शानफांग पर्वत की ओर चल पड़ा। दोनों अभी पहाड़ी रास्ते पर ही पहुंचे थे कि शानफांग पर्वत पर मौजूद डाकुओं ने उन्हें देख लिया। अजीब बात है, आज हमारी शानफांग पर्वत पर एक महिला क्यों आ रही है और वह अपने साथ एक छोटी बच्ची को भी लाई है? क्या ये हमारे किसी भाई का छोड़ा हुआ प्रेम का कर्ज हो सकता है जो अब हमसे मिलने आया है?
अरे ऐसा मत कहो, ऐसी संभावना सचमुच है। चलो जाकर पूछते हैं। प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे चारों डाकुओं ने थोड़ी देर चर्चा की, फिर सभी झाओ शानशान की ओर चल पड़े, इस बात से पूरी तरह अनजान कि झाओ शानशान एक यमराज था जो उनकी जान लेने आया था। रुको, ये शानफांग पर्वत है, निजी संपत्ति है। तुम कौन हो और हमारे शानफांग पर्वत पर क्यों आए हो? वाह देखो, एक उड़न तश्तरी। झाओ शानशान के कुछ बोलने से पहले ही मू किंगलिंग ने अचानक आश्चर्य भरे भाव से उनके पीछे की ओर इशारा किया। झाओ शानशान समेत सभी ने मू किंगलिंग के इशारे की दिशा में देखा। टकराना, बैंग बैंग बैंग, लगातार 4 धीमी धमकियां सुनाई दीं। चारों डाकू जमीन पर गिर पड़े। मू किंगलिंग ने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी को लहराया, उसके चेहरे पर जैसा सोचा था वैसा ही हुआ का भाव था। छोटी बच्ची, चलो जल्दी ऊपर चलते हैं। मू किंगलिंग ने झाओ शानशान को खींचा और पहाड़ पर बने छोटे रास्ते की ओर चल पड़ी। तभी झाओ शानशान को होश आया और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। झाओ शानशान ने मू किंगलिंग के विभिन्न विचित्र शब्दों का सचमुच अनुभव किया था। ये कल्पना करना कठिन था कि एक 5 वर्षीय बच्ची ने इतने वर्षों में कितनी सारी बातें सीख ली होंगी। शायद शानफांग पर्वत के डाकू अति आत्मविश्वास में थे, या शायद उन्होंने सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। पर्वत की तलहटी में मिले 4 डाकुओं के अलावा रास्ते में उन्हें कोई और डाकू नहीं मिला। जब वे दोनों पहाड़ पर पहुंचे तभी डाकुओं ने उन्हें देख लिया। अचानक डाकुओं के एक बड़े समूह ने उन दोनों को घेर लिया। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? झाओ शानशान और मू किंगलिंग को घेरने के बाद एक डाकू, जो उनका सरदार लग रहा था, ने पूछा। एक अजनबी महिला अचानक यहाँ प्रकट हुई और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं मिली थी, इसलिए ये डाकू स्वाभाविक रूप से स्पष्टीकरण चाहते थे। मू किंगलिंग की बात करें तो इन डाकुओं ने उसे लंबे समय से नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि काले कुत्ते पर सवार होकर वह थोड़ी अजीब दिखती थी, लेकिन वह अभी भी एक छोटी बच्ची ही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अगर तुम इतने बेवकूफ़ हो तो अच्छे डाकू कैसे बन सकते हो? बेशक, हम अपने पैरों पर चलकर आए हैं। छोटी बच्ची, क्यों न हम एक प्रतियोगिता करें ये देखने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा सिर गिराता है। हारने वाले के चेहरे पर जीतने वाले को एक छोटा कछुआ बनाना होगा। क्या आप में हिम्मत है? मू किंगलिंग ने इन डाकुओं का मजाक उड़ाया, फिर इन डाकुओं को बिल्कुल भी गंभीरता से न लेते हुए झाओ शानशान के सामने एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। मू किंगलिंग की बातों से ये डाकू बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी बच्ची उन्हें इस तरह नीचा दिखाएगी। इतना ही नहीं, उसने उन्हें एक प्रतियोगिता में शिकार के रूप में भी इस्तेमाल किया। वे कुख्यात डाकू थे, उनके साथ ऐसा बर्ताव पहले कभी हुआ था क्या? किंगलिंग इतनी अद्भुत है, मैं निश्चित रूप से नहीं जीत सकती। लेकिन चूंकि किंगलिंग को इसमें दिलचस्पी है, इसलिए मैं उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लेने जाऊंगी। झाओ शानशान ने भी इन डाकुओं को गंभीरता से नहीं लिया। वह इस समय ट्रू स्पिरिट रियल्म के चौथे चरण में थी। उसे विश्वास नहीं था कि शानफांग पर्वत के डाकुओं के पास रॉयल स्काई रियल्म का कोई विशेषज्ञ होगा। अगर सचमुच कोई ऐसा माहिर होता तो वो यहाँ डाकू बनकर न घूमता। इतनी ताकत के साथ वो जहाँ भी जाता उसका सम्मान होता, तो फिर डाकू बनने की क्या जरूरत? इसके अलावा अगर शानफांग पर्वत पर रॉयल स्काई रियल्म के डाकू भी होते तो भी वह डरती नहीं, क्योंकि यहाँ अभी भी 2 महान देवता मौजूद थे। छोटी बच्ची, चिंता मत करो, मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए अपनी ताकत का सिर्फ एक 10,000वां हिस्सा ही इस्तेमाल करूंगा। मैं छोटी बच्ची का फायदा नहीं उठाऊंगा। झाओ शानशान को सहमत होते देख मू किंगलिंग ने भी खुशी से कहा और अपनी शक्ति का केवल एक 10,000वां हिस्सा इस्तेमाल करने का वादा किया। झाओ शानशान के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। हालांकि वह मू किंगलिंग की अपार शक्ति को जानती थी, लेकिन उसके विशिष्ट क्षेत्र के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। अब मू किंगलिंग की बातें दोबारा सुनकर झाओ शानशान को मानो कहीं छिपने की जगह मिल गई थी। अभिमानी, उसे मेरे लिए पकड़ो, मैं देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कितनी शक्तिशाली है, जो मेरे शानफांग पर्वत पर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कर रही है। हाँ, मू किंगलिंग के शब्दों ने न केवल झाओ शानशान को निराश किया बल्कि इन डाकुओं को भी बेहद क्रोधित कर दिया, जिन्होंने मू किंगलिंग को पकड़ने का आदेश दिया। चलो शुरू करो। डाकुओं को हरकत करते देख मू किंगलिंग ने कहा, फिर अपने नीचे मौजूद छोटे काले कुत्ते को थपथपाया और उसके हाथ में एक चम्मच भी आ गया। जैसे ही मू किंगलिंग ने अपना कदम बढ़ाया, झाओ शानशान भी पीछे नहीं रहना चाहती थी और डाकुओं की ओर दौड़ पड़ी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, लेकिन वह अभी भी म्यान में थी। बैंग बैंग बैंग, बैंग बैंग बैंग, जैसे ही दोनों ने हरकत की, दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। डाकू एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े, चीखने का समय मिलने से पहले ही बेहोश हो गए। कुछ बदकिस्मत लोग तो उस छोटी बच्ची के चम्मच से ही मारे गए और वे उन दोनों की एक झलक भी नहीं देख पाए। बीप! अचानक एक तेज तीर आसमान में ऊंचाई तक उड़ा और फट गया। फिर कई चीख पुकार की आवाजें सुनाई दी और शानफांग पर्वत पर बने साधारण भवनों से डाकू बाहर निकल आए।
पता चला कि यह वही डाकू था जिसने पहले आदेश दिया था। झाओ शानशान और मू किंगलिंग की शक्ति देखकर उसने तुरंत दुश्मन के हमले का आपातकालीन संकेत भेज दिया। अध्याय 53 महान परिवार टकराना। जैसे ही डाकू ने इशारा करना समाप्त किया, एक आकृति तेजी से गुजरी, उसके बाद एक धमाका हुआ और डाकू गिर पड़ा। जो डाकू अभी अभी बाहर निकले थे, उन्होंने देखा कि कोई उनके गढ़ पर हमला कर रहा है, इसलिए वे तेजी से झाओ शानशान और मू किंगलिंग की ओर दौड़े। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, वे एक एक करके बेहोश हो गए। इसी बीच शांगफांग पर्वत के ठीक बीच में एक ऐसी इमारत थी जो बाकी इमारतों से बिल्कुल अलग थी। जबकि अन्य झोपड़ियां लकड़ी के तख्तों से बनी साधारण झोपड़ियां थीं, यह एक महल था जो नेबुला पत्थर से निर्मित था और ग्रैंड बॉस के निवास के रूप में कार्य करता था। महल के एक कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी लगन से साधना कर रहा था, जबकि उसके नीचे लेटी महिला गतिहीन पड़ी थी, मानो सो रही हो या अपने भाग्य के प्रति समर्पित हो। अचानक एक तीखी अलार्म बज उठी। धिक्कार है, किस कछुए के पोते ने फिर से मेरा मजा किरकिरा कर दिया। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने बड़बड़ाया, खड़ा हुआ, अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गया। उसका इरादा इतनी जल्दी जाने का नहीं था, लेकिन अचानक मचे शोर ने उसे चौंका दिया। वह अधेड़ उम्र का आदमी असल में उस गढ़ का ग्रैंड बॉस था। उसका नाम किसी को नहीं पता था, सब उसे ग्रैंड बॉस ही कहते थे। जैसे ही ग्रैंड बॉस ने अपना दरवाजा खोला, अचानक दरवाजे पर एक आकृति प्रकट हुई, जिससे दोनों एक साथ चौंक गए। महामहिम, ये बहुत बुरा है। 2 विशेषज्ञों ने हमारे गढ़ पर हमला कर दिया है। हमारे कई साथी मारे गए हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम सब निकम्मे हो? तुम में से इतने सारे लोग 2 लोगों को भी संभाल नहीं सकते। मेरे द्वारा मूर्खों के झुंड को पालने का क्या फायदा? पहले से ही खराब मूड में चल रहे ग्रैंड बॉस ने डाकू की बातें सुनकर तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने डाकू के सिर पर एक थप्पड़ मारा और फिर बाहर चले गए। रुकना! ग्रैंड बॉस झटपट बाहर आया और उसने देखा कि उसके अपने लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। वह तुरंत चिल्लाया। जब ग्रैंड बॉस ने उन्हें रुकने का आदेश दिया, तो झाओ शानशान और मू किंगलिंग दोनों रुक गए। ग्रैंड बॉस को प्रकट होते देख सभी डाकू उनके पीछे जमा हो गए। अंततः उन्हें उन 2 शैतानों का सामना नहीं करना पड़ा, जो याओ बीस्ट की तरह ही भयंकर थे। वे उनके सामने एक भी चाल नहीं टिक सके, खासकर वो छोटी लड़की जो ब्लैक डॉग पर सवार थी, यहाँ तक कि उनका सेकंड इन कमांड भी एक ही बार में ढेर हो गया। अगर ग्रैंड बॉस का हमेशा वाला दबदबा न होता, तो ये डाकू बहुत पहले ही भाग गए होते। ग्रैंड बॉस ने बचे हुए कुछ पराजित सैनिकों को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पलक झपकते ही उनकी बड़ी मेहनत से बनाई गई टीम का सफाया हो गया। हालांकि 10 मील के दायरे में उसका गढ़ सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण वह सबसे सुरक्षित था। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर सेना वोलोंगगांग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। किसने सोचा था कि आज उस पर एक छोटी सी लड़की हमला करेगी? तुम कौन हो, जो मेरे शांगफांग पर्वत पर इतनी धृष्टता करने की हिम्मत कर रही हो? लेकिन जब तुम यहाँ हो ही, तो क्यों न यहीं रुक जाओ और मेरी पत्नी बन जाओ। ग्रैंड बॉस ने यह बात झाओ शानशान से कही, क्योंकि उसने मू किंगलिंग को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि जब वह बाहर आया था तो उसने किंगलिंग को लड़ते हुए नहीं देखा था। कमीने, आज मैं इस जगह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दूंगा और उन आम लोगों के लिए न्याय की मांग करूंगा जिन पर आपने अत्याचार किया है। जब झाओ शानशान ने सुना कि ये डाकू फिर से उसे अपने गढ़ की छोटी मालकिन बनाना चाहते हैं, तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और सरदार पर हमला कर दिया। हा, बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं तुम कितनी ताकतवर हो, छोटी बच्ची। झाओ शानशान को अपनी ओर बढ़ते देख ग्रैंड बॉस बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि वह दिल खोलकर हंसा और बिना अपना जादुई खजाना निकाले ही उसके हमले का सामना किया। जब दोनों लड़ रहे थे तो लगातार खड़खड़ाहट की आवाजें सुनाई दीं। झाओ शानशान के सभी हमलों को ग्रैंड बॉस ने रोक दिया। पता चला कि ग्रैंड बॉस ने अपनी बाहों पर 2 ब्रेसर पहन रखे थे, इसीलिए उन्होंने निहत्थे होकर झाओ शानशान का सामना करने की हिम्मत दिखाई। 10 से अधिक चालों के आदान प्रदान के बाद झाओ शानशान तुरंत समझ गई कि वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। झाओ शानशान ने पीछे हटने का नाटक किया और तैयारी की, लेकिन ऐसा लगा कि ग्रैंड बॉस को पहले से ही पता चल गया था। उन्होंने झाओ शानशान के पीछे जाने के बजाय उनका सीना पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। छोटी सी सुंदरी, बस आज्ञाकारी होकर मेरे साथ वापस आ जाओ और मेरी पत्नी बन जाओ। ग्रैंड बॉस का हाथ झाओ शानशान की ओर बढ़ा और उसने उसकी छाती पर कुछ बार थपथपाया। झाओ शानशान तुरंत हिलने डुलने की अपनी क्षमता खो बैठी और ग्रैंड बॉस की बाहों में समा गई। ईश्वर मुझ पर वाकई मेहरबान है, उसने मुझे इतनी प्यारी बच्ची भेजी है। बधाई हो ग्रैंड बॉस, बधाई हो ग्रैंड बॉस। ग्रैंड बॉस के पीछे मौजूद डाकुओं ने यह देखकर कि झाओ शानशान आखिरकार उनके ग्रैंड बॉस के हाथों पकड़ा गया है, सभी ने उसे बधाई दी। मुझे जल्दी जाने दो। हा,
छोटी सी प्यारी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी जाने दूंगा। अपनी बाहों में समाई उस नन्ही सी बच्ची की डरी हुई, सहमी हुई आंखों को देखकर ग्रैंड बॉस फिर हंस पड़ा। फिर उसने झाओ शानशान को दुल्हन की तरह गोद में उठाया और वापस चलने लगा। बुरे आदमी, इस युवती को जल्दी जाने दो, वरना मैं नरमी नहीं बरतूंगा। ग्रैंड बॉस, यहाँ एक और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। जैसे ही मुंह किंगलिंग बोल रही थी, एक डाकू ने तुरंत ग्रैंड बॉस से कहा, अगर ग्रैंड बॉस ने इस लड़की से भी निपटा नहीं, तो उनका भी समय आसान नहीं होगा, उन्हें भी एक ही वार में बेहोश कर दिया जाएगा। अगर उनकी किस्मत खराब रही तो वे शायद फिर कभी जाग ना पाएं, ठीक उसी तरह जैसे उनके सेकंड इन कमांड की हालत हुई थी। क्या तुम सब निकम्मे हो? क्या तुम्हें एक छोटी बच्ची से निपटने के लिए मेरी ज़रूरत है? मैंने तुम्हें किस लिए रखा है? जल्दी से उसे पकड़ो और बेचने के लिए फैंगयूनगढ़ भेज दो, और उस काले कुत्ते को मेरे लिए पका दो। मुझे काम खत्म होने के बाद एक अच्छा टॉनिक चाहिए। ग्रैंड बॉस ने पीछे मुड़कर डाकू को गाली दी, फिर मुड़कर वापस चलने लगा। उसे समझ नहीं आया कि डाकू ने क्या कहा था। तुम बदमाश, सचमुच बेहद घृणित हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे, दुनिया के अजेय छोटे विशेषज्ञ को, नज़रअंदाज करने की? मैं तुम सबको पीट पीट कर दिमागी रूप से विक्षिप्त कर दूंगा। खुद को उपेक्षित देखकर छोटी लड़की ने एक ठंडी फुफकार मारी, और फिर उससे एक भयानक दमनकारी आभा निकली। बचे हुए दर्जनों डाकू खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़े। फिर अचानक एक आकृति तेजी से गुजरी और केवल धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। गिरे हुए सभी डाकू बेहोश हो गए। मूल रूप से झाओ शानशान को वापस ले जा रहे ग्रैंड बॉस मुंह किंगलिंग की आभा के दबाव में अचानक जमीन पर घुटने टेक दिए। झाओ शानशान, जो उसकी बाहों में थी, वह भी जमीन से उठ खड़ी हुई। उसकी शक्ति, जिसे ग्रैंड बॉस ने सील कर दिया था, वापस लौट आई। खड़े होकर झाओ शानशान ने घुटनों के बल बैठे ग्रैंड बॉस को लात मारी। अध्याय 54 अप्रत्याशित सुराग। दरार। अंडा फूटने की आवाज़ गूंजी और ग्रैंड बॉस ने तुरंत अपने गुप्तांग को पकड़ लिया। जमीन पर गिर पड़े और दर्द से चीखने लगे। उनके गुप्तांग से ताज़ा खून की धारें बहने लगी और जमीन तेजी से लाल हो गई। झाओ शानशान की लात से ग्रैंड बॉस के अंडकोश चकनाचूर हो गए थे, जिससे जिलिंग साम्राज्य में एक और हिजड़ा जुड़ गया। यहाँ तक कि पास खड़ा लिटिल ब्लैक भी ग्रैंड बॉस को जमीन पर चीखते देख कांप उठा। मुंह किंगलिंग को गोद में लिए हुए लिटिल ब्लैक 2 कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने पैरों को इस तरह कस लिया मानो उसे डर हो कि झाओ शानशान उसे भी लात मार देगी। ऐसा इसलिए नहीं था कि लिटिल ब्लैक झाओ शानशान से डरता था, ये तो बस एक पुरुष की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अगर उस समय यहाँ दूसरे पुरुष होते तो शायद वे भी यही हरकत करते। ग्रैंड बॉस के अंडकोश पर लात मारने के बाद झाओ शानशान ने उसकी लगातार चीखों पर ध्यान नहीं दिया और जमीन पर पड़े हुए उसे कई बार और लात मारी। वह तभी रुकी जब ग्रैंड बॉस बेहोश हो गया। हालांकि झाओ शानशान ने ग्रैंड बॉस को मारा नहीं, बल्कि उसने उसकी चिसागर शक्ति को निष्क्रिय कर दिया, जिससे वह फिर कभी चोरी नहीं कर पाएगा। किंगलिंग, चलो चलें, देखते हैं यहाँ और क्या क्या कीमती चीजें हैं। हम सब ले लेंगे, और अगर बाद में हमें किसी जरूरतमंद से मिलने का मौका मिला तो हम पैसे आपस में बांट लेंगे। झाओ शानशान ने मुंह किंगलिंग से कहा। शानफांग पर्वत इतने लंबे समय से अस्तित्व में है, इसलिए झाओ शानशान का मानना था कि यहाँ सोने और चांदी का बड़ा खजाना अवश्य होगा। चूंकि वे यहाँ के सभी डाकुओं को मार चुके थे, इसलिए इन धन संपत्ति का यहाँ रहना असंभव था। झाओ शानशान और मुंह किंगलिंग को निश्चित रूप से इनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन कीमती सामानों को लेकर वे बाद में इन्हें रास्ते में मिलने वाले गरीब परिवारों को दे सकते थे। हालांकि जैसे ही झाओ शानशान मुंह किंगलिंग को अंदर की ओर खींचने वाली थी, मुंह किंगलिंग ने उसे रोक दिया। छोटी बच्ची, क्या आप चांदी ढूंढ रही हैं? मुझे पता है वह कहाँ है। चांदी उधर छिपी है, इस दिशा में नहीं। मुंह किंगलिंग ने उत्तर पूर्व दिशा की ओर उंगली से इशारा किया। झाओ शानशान ने मुंह किंगलिंग की ओर इशारा करते हुए देखा और उसे वहां केवल एक चट्टान दिखाई दी, कोई असामान्य इमारत नहीं थी। हालांकि मुंह किंगलिंग पर भरोसा होने के कारण झाओ शानशान फिर भी उसके साथ चली गई। शायद मुंह किंगलिंग ने पहले ही उस इलाके का जायजा ले लिया था। किंगलिंग, यहाँ कुछ भी नहीं है। जब झाओ शानशान और मुंह किंगलिंग चट्टान के किनारे पर पहुंची तो झाओ शानशान ने सावधानीपूर्वक उस क्षेत्र का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कोई यंत्र नहीं मिला। उन्होंने कुछ उलझन में मुंह किंगलिंग से पूछा, हे, ये डाकू थोड़े नासमझ तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हें चीजें छिपाने के कुछ तरीके जरूर पता हैं। यहाँ तक कि छोटी मालकिन भी इस रहस्य को नहीं जान पाई। यहाँ एक छोटा सा छिपा हुआ कमरा है और डाकुओं का सारा चांदी का सामान उसी के अंदर छिपा हुआ है। मुंह किंगलिंग ने थोड़ा गर्व से कहा। आखिरकार यहाँ का रहस्य झाओ शानशान ने नहीं खोजा था, बल्कि उसने खोजा था। किंगलिंग इतनी अद्भुत है, मुझे भी यहाँ का रहस्य नहीं मिल पाया। झाओ शानशान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उन्हें वास्तव में यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं लगा। प्रशंसा पाकर मुंह किंगलिंग भी मुस्कुराए। फिर उसने अपने छोटे हाथ से एक जादुई द्वार खोला और लिटिल ब्लैक पर सवार होकर मुंह किंगलिंग उसके अंदर चली गई। झाओ शानशान के चेहरे पर इस दृश्य को देखकर हैरानी के भाव झलक रहे थे।
उसने यहाँ किसी गुप्त स्थान की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इन डाकुओं की ताकत को देखते हुए उन्हें ऐसा स्थान खोलना संभव नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगह यहाँ कैसे मौजूद थी, और इन डाकुओं को इसके बारे में कैसे पता चला, और यहाँ तक कि उनके पास उस गुप्त स्थान में प्रवेश करने का तरीका भी कैसे था। झाओ शानशान के मन में कई सवाल थे, लेकिन फिर भी वह मू किंगलिंग के पीछे अंतरिक्ष में चली गई। अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी ने झाओ शानशान की आंखों को भेद दिया। झाओ शानशान को स्थिति के अनुकूल होने में थोड़ा समय लगा। अपने सामने का दृश्य देखकर झाओ शानशान दंग रह गईं। दरअसल पहले जो रोशनी थी वह चांदी की चमक थी। वह स्थान 9 फीट चौड़ा और 15 फीट से अधिक लंबा था। उस स्थान की जमीन चमकदार सफेद चांदी से ढकी हुई थी। अभी अभी जो चकाचौंध भरी रोशनी निकली वह इसी चांदी से उत्पन्न हुई थी। सारा चांदी एक जगह ढेर करके चांदी का एक छोटा पहाड़ बना दिया गया था। झाओ शानशान सचमुच कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि शानफांग पर्वत के इन डाकुओं ने इतना चांदी जमा करने के लिए कितने लोगों को लूटा होगा। चांदी के छोटे पहाड़ के अलावा यहाँ 3 बड़े संदूक भी थे। झाओ शानशान ने उत्सुकतावश संदूकों के पास जाकर उन्हें खोला। परिणामस्वरूप सीने से एक बार फिर चकाचौंध भरी रोशनी निकली, लेकिन इस बार रोशनी का रंग पहले से अलग था। जब वे पहली बार अंदर दाखिल हुए थे तब रोशनी सफ़ेद थी, लेकिन अब संदूकों से निकलने वाली रोशनी सुनहरी थी, क्योंकि संदूक सोने से भरे हुए थे। हालांकि सच्चा आध्यात्मिक लोक मुख्य रूप से साधना पर केंद्रित दुनिया है, फिर भी अधिकांश लोग प्रचलन मुद्रा के रूप में चांदी और सोने का उपयोग करते हैं। केवल संप्रदाय या प्रमुख शक्तियां ही आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करती हैं। इसके अलावा वे संप्रदाय शक्तियां भी आमतौर पर चांदी का उपयोग करती थीं, हालांकि कम बार। झाओ शानशान ने बाकी 2 बड़े संदूक खोले। उनमें गहने और इसी तरह की वस्तुएं थीं, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी सोने की बनी थीं। अरे ये क्या है? मू किंगलिंग को सोने चांदी के खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने तीसरे संदूक में रखा एक स्क्रॉल उठाया और कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा, अरे ये तो माँ की तस्वीर है। जैसे ही मू किंगलिंग ने स्क्रॉल खोला, छोटी लड़की की आश्चर्यचकित आवाज भी सुनाई दी। झाओ शानशान ने झट से देखा और पाया कि चित्र में एक महिला का चित्र बना हुआ था और उस महिला का चेहरा मू कियानेक्स्यू का था। छोटी बच्ची, माँ की तस्वीर यहाँ क्यों है? क्या उन डाकुओं ने माँ को देखा था? मू किंगलिंग का चेहरा उत्साह से भर गया था। उसने यहाँ अपनी माँ का चित्र देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या इसका मतलब ये था कि इन डाकुओं में से किसी ने उसकी माँ को देखा था? छोटी बच्ची स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित थी। शायद यह उसकी माँ को ढूंढने का सुराग था, इसलिए अगर वह उत्साहित न होती तो यह अजीब बात होती। किंगलिंग, चलो जल्दी से बाहर जाकर दादाजी से पूछते हैं, शायद उन्हें पता हो कि तुम्हारी माँ कहाँ है। झाओ शानशान के मन में भी यही ख्याल आया। उसे इस बात की थोड़ी खुशी भी थी कि उसने ग्रैंड बॉस को पहले ही नहीं मारा था, वरना वे इस महत्वपूर्ण सुराग को खो सकते थे। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी से बाहर जाकर उस डाकू सरदार से पूछते हैं, उसे पक्का पता होगा कि माँ कहाँ है। झाओ शानशान की बात सुनकर मू किंगलिंग तुरंत बाहर निकलने की ओर चल पड़ी और झाओ शानशान भी जल्दी से उसके पीछे पीछे गई। हालांकि जाने से पहले उसने हाथ हिलाकर सारे पैसे ले लिए। लेकिन जब वे 2 लोग और एक कुत्ता उस जगह से बाहर निकले तो ग्रैंड बॉस का कोई अता पता नहीं था। बेहोश पड़े डाकुओं के अलावा यहाँ सब कुछ शांत और रहस्यमय लग रहा था। ग्रैंड बॉस के गायब हो जाने के बाद झाओ शानशान ने तुरंत शानफांग पर्वत की खोजबीन की, लेकिन फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसने शानफांग पर्वत से दूर के स्थानों की भी जांच की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अध्याय 55 रहस्यमय बॉस। किंगलिंग, क्या तुम्हें उस डाकू का कोई सुराग मिला? झाओ शानशान थोड़ा हैरान था। ग्रैंड बॉस की अभी अभी लगी चोटों को देखते हुए उन्हें इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। उसके अंडकोश तो कुचले ही गए, साथ ही उसकी साधना भी बाधित हो गई। वे उस जगह पर 15 मिनट से भी कम समय तक रहे थे। इतने कम समय में वह कहाँ जा सकता था? ग्रैंड बॉस को ढूंढने में असमर्थ झाओ शानशान केवल मू किंगलिंग की ओर देख सकती थी, क्योंकि उसकी शक्ति उससे कहीं अधिक थी, इसलिए हो सकता है कि वह ग्रैंड बॉस के निशान ढूंढ सके। नहीं, डाकुओं का सरदार यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। मू किंगलिंग ने भी अपना सिर हिलाया। उसका छोटा सा दिमाग भी थोड़ा उलझन में था। उसने बहुत दूर तक खोज की थी, लेकिन उसे अभी तक डाकुओं के सरदार की आकृति नहीं दिखी थी। ये देखकर कि मू किंगलिंग को भी ग्रैंड बॉस नहीं मिला था, झाओ शानशान ने मू किंगलिंग के नीचे बैठे शियाओ हेई की ओर देखा और शियाओ हेई ने भी अपना सिर हिलाया। इस समय झाओ शानशान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मू किंगलिंग और शियाओ हेई भी ग्रैंड बॉस को नहीं ढूंढ पाए थे, जिससे यह आदमी थोड़ा रहस्यमय लग रहा था। हालांकि मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि वह डाकू कहाँ गया, लेकिन यहाँ एक अपरिचित ऊर्जा मौजूद है। उसे किसी ने बचाया होगा और उनके जाने के सभी निशान मिटा दिए गए हैं। अचानक जियाओ हेई ने कहा कि उसने वास्तव में यहाँ एक अपरिचित ऊर्जा का संकेत महसूस किया है। उसे यकीन है कि जब वे उस स्थान में दाखिल हुए थे तब कोई शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ आया था और उसने ग्रैंड बॉस को बचाया था।
इसके अलावा उस शक्तिशाली व्यक्ति ने जाते समय अपने सारे निशान मिटा दिए थे। अगर जियाओ हेई की शक्ति इतनी अधिक न होती तो उसे ची के उस अंश का भी एहसास न होता। लेकिन इससे जियाओ हेई भी असमंजस में पड़ गया। ग्रैंड बॉस स्पष्ट रूप से एक अपंग व्यक्ति थे, तो एक शक्तिशाली व्यक्ति उनकी मदद क्यों करेगा। इसके अलावा उस शक्तिशाली व्यक्ति ने उस स्थान में प्रवेश करते ही उसे बचा लिया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह शुरू से ही शानफांग पर्वत के मामलों पर ध्यान दे रहा था और एक ताकतवर व्यक्ति यहाँ ध्यान दे रहा था। फिर भी शियाओ हेई ने इस पर गौर तक नहीं किया। हालांकि शियाओ हेई ने भी अपने बचाव में ये बहाना बना लिया कि उस समय उसने आसपास की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। किसने सोचा होगा कि एक डाकू के अड्डे को नष्ट करने मात्र से इतने शक्तिशाली व्यक्ति का उदय हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये मामले स्पष्ट रूप से मू किंगलिंग की मां से संबंधित थे। इससे जियाओ हेई और भी सतर्क हो गया। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे छोटे मालिक के आसपास के वातावरण पर हर समय ध्यान देना होगा, कहीं कोई छिपा हुआ शक्तिशाली व्यक्ति अनदेखा न रह जाए। पहले उन लुटेरों को जगाते हैं और देखते हैं कि क्या उन्हें पेंटिंग के बारे में कुछ पता है। कोई और विकल्प न होने के कारण झाओ शानशान ने अपनी उम्मीदें केवल बेहोश डाकुओं पर ही टिका दी। वह उनसे पूछना चाहती थी कि क्या इन डाकुओं को कुछ पता है। झाओ शानशान के बोलते ही उसने एक मंत्र पढ़ा। तुरंत ही बेहोश डाकुओं के सिर के ऊपर बुलबुले दिखाई देने लगे। फिर वे बुलबुले फूट गए और उनसे निकला पानी डाकुओं के शरीरों पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उन दोनों द्वारा बेहोश किए गए डाकू जाग उठे और उनमें से प्रत्येक ने अपने आसपास के साथियों को हैरानी से देखा। हालांकि झाओ शानशान और मू किंगलिंग को अभी भी वहीं देखकर सभी डाकू जल्दी से खड़े हो गए और कुछ भय के साथ उन दोनों लोगों और एक कुत्ते को देखने लगे। आप में से सबसे उच्च पद किसका है? झाओ शानशान से एक दबाव उत्पन्न हुआ जो इन डाकुओं पर असर डाल रहा था और उसी समय झाओ शानशान की आवाज सभी के कानों में गूंज उठी। सभी डाकुओं ने एक दूसरे को देखा, फिर सभी ने एक साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा, जिससे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। झाओ शानशान ने स्वाभाविक रूप से इन डाकुओं की निगाहों को भांप लिया। उसने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भी देखा और पाया कि वह एक साधारण व्यक्ति था, साधक भी नहीं। आप यहाँ आओ। हालांकि झाओ शानशान को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई कि एक साधारण व्यक्ति इन लोगों के बीच सर्वोच्च दर्जा रखता है, फिर भी उसने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बात की। झाओ शानशान नाम के उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इस समय रोने का मन कर रहा था। उसे यहाँ ग्रैंड बॉस की आकृति दिखाई नहीं दे रही थी और वह इसे अपने पैरों की उंगलियों से भी समझ सकता था। अगर ग्रैंड बॉस बचकर नहीं निकला तो इन दो राक्षसी औरतों ने उसका काम तमाम कर दिया। जिस रुतबे पर ये डाकू कभी गर्व करते थे, अब वह अधेड़ उम्र का आदमी चाहता था कि काश वह ये सम्मान किसी और को दे पाता। हालांकि वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन इन डाकुओं में उसका दर्जा वास्तव में सबसे ऊंचा था, क्योंकि वह शानफांग पर्वत का रणनीतिकार था। शानफांग पर्वत पर ग्रैंड बॉस के अलावा दूसरे और तीसरे कमांडर का दर्जा भी उनके जितना ऊंचा नहीं था, क्योंकि शानफांग पर्वत के सभी मामलों की योजना उन्हीं के द्वारा बनाई जाती थी। उनकी रणनीतियों के कारण शानफेंग पर्वत कई खतरों से बच गया था और स्वाभाविक रूप से ग्रैंड बॉस द्वारा उन्हें बहुत महत्व दिया गया था, जिन्होंने उन्हें शानफेंग पर्वत का रणनीतिकार नियुक्त किया था। लेकिन इस समय उन्हें लग रहा था कि एक रणनीतिकार की पहचान उनके लिए एक आपदा साबित हो रही है। क्या अब यह उनके सिर पर नहीं आ गिर रही थी? हालांकि रणनीतिकार बहुत डरा हुआ था, फिर भी वह कांपता हुआ झाओ शानशान के सामने आया और उससे 3 मीटर की दूरी पर रुक गया। मुझे अपनी स्थिति के बारे में बताएं। रिपोर्ट कर रहा हूँ। नायिका को रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं शानफांग पर्वत का रणनीतिकार हूँ। वह जितना चतुर था, झाओ शानशान के एक ही वाक्य से उसने अनुमान लगा लिया कि झाओ शानशान उससे कुछ पूछना चाहती है। इस तरह उसकी जान कुछ समय के लिए बच गई। एक रणनीतिकार, तो आपको बहुत कुछ पता होगा। जब झाओ शानशान ने सुना कि वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में शानफांग पर्वत का रणनीतिकार है, तो उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। यहाँ एक रणनीतिकार का मतलब ग्रैंड मैनेजर किन के बराबर होता है? क्या आपको अपने ग्रैंड बॉस का नाम और उनकी पिछली पहचान पता है? ग्रैंड बॉस। झाओ शानशान का सवाल सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पता चल गया कि ग्रैंड बॉस जरूर भाग गया होगा, अन्यथा ये राक्षसी ग्रैंड बॉस के बारे में नहीं पूछ रही होती। नायिका को रिपोर्ट करते हुए, शानफांग पर्वत पर कोई भी ग्रैंड बॉस का नाम नहीं जानता, नहीं वे जानते हैं कि उनकी पिछली पहचान क्या थी। हालांकि शानफांग पर्वत पर हमारे पिछले ग्रैंड बॉस वह नहीं थे। वह बाद में अचानक प्रकट हुए, हमारे पिछले ग्रैंड बॉस की हत्या कर दी और फिर खुद शानफांग पर्वत के ग्रैंड बॉस बन गए। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अपनी जानकारी साझा की, लेकिन वह ग्रैंड बॉस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। हालांकि ग्रैंड बॉस उसे बहुत सम्मान देते थे, फिर भी ग्रैंड बॉस हमेशा से ही रहस्यमय रहे थे और किसी को भी उनका नाम या अतीत नहीं पता था। झाओ शानशान और मू किंगलिंग ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातें सुनी और दोनों की भौहें तन गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह ग्रैंड बॉस इतना रहस्यमय होगा। तो क्या आपने कभी अपने ग्रैंड बॉस को किसी रहस्यमय या विशेष व्यक्ति से मिलते हुए देखा है, या यहाँ आपके शानफांग
पर्वत के लोगों के अलावा किसी और से संपर्क करते हुए देखा है। हीरोइन, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन शानफांग पर्वत पर होने के अलावा हमारे ग्रैंड बॉस का आमतौर पर फैंगयुनगढ़ से सबसे अधिक संपर्क रहता है। फैंगयुनगढ़। झाओ शानशान ने फैंगयुनगढ़ का नाम पहले भी कई बार सुना था। उसने अनुमान लगाया कि यह तथाकथित फैंगयुनगढ़ भी डाकुओं का अड्डा था और संभवतः मानव तस्करी करने वाले डाकुओं का अड्डा था, क्योंकि जब वे अभी भी पहाड़ से नीचे थे तब उसने उन डाकुओं को ये कहते सुना था कि वे मू किंगलिंग को पकड़ लेंगे और उसे पैसे के बदले में फैंगयुनगढ़ में ले जाएंगे। नायिका, फैंगयुनगढ़ भी हमारे पास ही स्थित एक पहाड़ी गढ़ है। ये बाल तस्करी में विशेषज्ञता रखने वाला गढ़ है जो हमारे शानफांग पर्वत से लगभग 100 ली दूर है। अध्याय 56 फैंगयुन गांव में आगमन। मैं इस बार तुम सबको नहीं मारूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम अब भी डाकुओं की तरह काम कर रहे हो तो अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा व्यवहार करेंगे। झाओ शानशान ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातें सुनकर कुछ देर सोचा और कहा कि उसे विश्वास है कि आज की घटनाओं के बाद इन लोगों को अब डाकू बनने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। झाओ शानशान उन्हें सुधरने का मौका देने को भी तैयार थी, लेकिन अगर भविष्य में वह उन्हें फिर से पकड़ लेती तो वह उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ती। अब झाओ शानशान फैंगयुनगढ़ जाने की तैयारी कर रही थी ताकि वह वहां से कोई उपयोगी सुराग ढूंढ सके। किंगलिंग, चलो पहले फैंगयुनगढ़ चलते हैं, झाओ शानशान ने मू किंगलिंग से कहा और वे पहाड़ से नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। डाकुओं में से एक डाकू का चेहरा लगातार बदल रहा था, मानो वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन बोलने की हिम्मत न कर पा रहा हो। हालांकि दोनों राक्षसी महिलाओं को धीरे धीरे दूर जाते देख उस डाकू ने मानो कोई निर्णय ले लिया और जल्दी से झाओ शानशान का पीछा करने लगा। हीरोइन, कृपया प्रतीक्षा करें। क्या आपको कुछ कहना है? पीछे से आती आवाज सुनकर झाओ शानशान रुक गई और मुड़कर देखा तो एक युवक उसका पीछा कर रहा था। उसने कुछ हैरानी से पूछा, आखिर ये क्या था? इस छोटे से बदमाश ने उसके सामने आने की हिम्मत कैसे की? झाओ शानशान को तुरंत दिलचस्पी हुई और यहाँ तक कि उस छोटी लड़की ने भी उस बदमाश को कुछ हैरानी से देखा। अचानक उन दोनों की घूरती निगाहों को देखकर वह छोटा बदमाश, जिसने पहले हिम्मत जुटाकर आगे आने की कोशिश की थी, फिर से डरपोक हो गया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। क्या बात है, जल्दी बताओ, उस छोटे डाकू को चुपचाप खड़े देखकर झाओ शानशान ने अधीरता से कहा। झाओ शानशान के बोलते ही वह छोटा डाकू चौंक गया और होश में आ गया। हीरोइन, मैंने एक बार हमारे ग्रैंड बॉस को एक रहस्यमय व्यक्ति का स्वागत करते हुए देखा था। जल्दी बताओ, क्या तुम उस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान जानते हो? क्या तुम्हें उनकी बातचीत का विषय पता है? हीरोइन, उस समय मैंने इसे संयोगवश रात की गश्त के दौरान देखा था। मैंने बस इतना देखा कि हमारे ग्रैंड बॉस एक अजीब रहस्यमय व्यक्ति से मिल रहे थे। उस व्यक्ति ने बैल के सिर वाला भूत का मुखौटा पहन रखा था। मुझे बस इतना पता है कि वह व्यक्ति पुरुष था और लगभग 7 फीट लंबा था। ग्रैंड बॉस ने उससे क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन क्या? जो भी हो, बेझिझक बोलो। हीरोइन, मुझे नहीं पता कि रात होने की वजह से मैंने उसे ठीक से नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे ग्रैंड बॉस उस रहस्यमय व्यक्ति से बहुत डरे हुए लग रहे थे। दरअसल इसे भय नहीं कहा जा सकता, ये तो किसी सम्राट को देखकर सेवक के चेहरे पर दिखने वाला भाव होना चाहिए। मेरा अनुमान है कि ग्रैंड बॉस उस रहस्यमय व्यक्ति का कोई अधीनस्थ या इसी तरह का कोई पदस्थ व्यक्ति होगा। उस छोटे बदमाश ने याद करते हुए कहा कि चूंकि यह रात का समय था और वह जानबूझकर झांक नहीं रहा था, इसलिए उसे ठीक से पता नहीं था। इसके अलावा दूरी के कारण उस छोटे बदमाश ने उस समय उन दोनों की बातें नहीं सुनी। बहुत बढ़िया, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। यह आपका इनाम है। मुझे आशा है कि आप भविष्य में नेक मार्ग पर चलेंगे और डाकू नहीं बनेंगे। हालांकि उन्हें अभी भी कोई बहुत उपयोगी जानकारी नहीं मिली, लेकिन कम से कम उन्हें बैल के सिर का मुखौटा पहने एक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में पता चला, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। झाओ शानशान ने एक जैड की बोतल निकाली और उसे छोटे डाकू को दे दी। उसके अंदर तीसरे दर्जे की एक औषधीय गोली थी, एक ऐसी औषधीय गोली जो लोगों को सहज ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकती थी। धन्यवाद, नायिका। उस नन्हे डाकू को ऐसे आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी और उसने झट से जैड की बोतल उठा ली और झाओ शानशान को धन्यवाद दिया। नायिका द्वारा दी गई वस्तु साधारण नहीं होनी चाहिए। झाओ शानशान ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि मू किंगलिंग को शानफांग पर्वत से नीचे खींचकर फैंगयुनगढ़ की ओर तेजी से बढ़ गया। युवती, चलिए उड़कर ही चलते हैं। ये तो बहुत ही धीमा है। शायद अपनी उत्सुकता के कारण मू किंगलिंग यात्रा की गति से थोड़ी असंतुष्ट थी और उसने झाओ शानशान से कहा। झाओ शानशान की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना मू किंगलिंग ने शियाओहेई पर सवार होकर उड़ान भरी और झाओ शानशान, जिसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला था, मू किंगलिंग द्वारा हवा में ले जाया गया। खुद को हवा में उड़ते हुए महसूस करते हुए झाओ शानशान को उड़ने का एहसास होने से पहले ही अचानक उसने देखा कि आसपास का नज़ारा तेजी से बदल रहा है।
फिर वे एक पहाड़ की चोटी पर उतरे और अचानक वहां प्रकट हुए दो लोगों और एक कुत्ते को पहाड़ की चोटी पर मौजूद लोगों ने तुरंत देख लिया। पलक झपकते ही लोगों के एक बड़े समूह ने उन दोनों को घेर लिया। किंगलिंग, क्या हम फैंग्यूनगढ़ पहुंच चुके हैं? तभी झाओ शानशान सदमे से उबर पाईं। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 100 ली की यात्रा पलक झपकते ही पूरी हो गई। यदि वे अपनी पिछली गति से यात्रा करते तो फैंग्यूनगढ़ तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगते। हाँ, देखो, क्या ऊपर फैंग्यूनगढ़ के 3 बड़े अक्षर नहीं लिखे हैं? मू किंगलिंग ने पर्वत की चोटी के सबसे ऊंचे बिंदु की ओर इशारा किया, जहां एक झंडा फहराया गया था और झंडे पर 3 बड़े अक्षर लिखे थे, बिल्कुल, फैंग्यूनगढ़। तुम कौन हो और तुम हमारे फैंग्यूनगढ़ में क्यों आए हो? फैंग्यूनगढ़ के इन डाकुओं ने उन दोनों को घेर लिया और उन पर हमला नहीं किया, क्योंकि उन सभी ने देखा कि झाओ शानशान और मू किंगलिंग अचानक वहां उड़कर आ गए थे। हवा में उड़ने में सक्षम कोई भी व्यक्ति कम से कम रॉयल स्काई रियल्म का विशेषज्ञ होता था। यदि कोई आवश्यकता न भी हो तो चाहे वे डाकू ही क्यों न हो, वे ऐसे विशेषज्ञों को नाराज करने से कतराते थे। अपने ग्रैंड बॉस को बुलाओ, मुझे तुम्हारे ग्रैंड बॉस से कुछ बात करनी है। क्या मैं जान सकता हूं कि नायिका कौन है? झाओ शानशान, जिलिंग साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी। झाओ शानशान ने अपनी पहचान नहीं छिपाई। उसने अपनी पहचान इसलिए उजागर की ताकि वह इन डाकुओं को डरा सके। झाओ शानशान की पहचान सुनकर ये सभी डाकू चौंक गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिलिंग साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी उनके फैंग्यूनगढ़ में आएंगी, और वह भी उनके ग्रैंड बॉस से मिलने के लिए। हालांकि ये देखकर कि झाओ शानशान केवल एक छोटी लड़की को लेकर आई थी, ये डाकू ज्यादा डरे नहीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह शायद उनके फैंग्यूनगढ़ के लिए परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ नहीं आई थी। लेकिन सभी डाकुओं की सोच ऐसी नहीं थी, क्योंकि उनका फैंग्यूनगढ़ अक्सर बाल तस्करी में लिप्त रहता था, और अब उन्होंने झाओ शानशान को एक छोटी लड़की को यहाँ लाते हुए देखा। क्या वह यहाँ उनके ग्रैंड बॉस को जवाबदेह ठहराने के लिए आए है? 7वीं राजकुमारी, कृपया एक पल रुकिए, मैं अभी जाकर हमारे ग्रैंड बॉस को बुलाता हूँ। इसी क्षण आगे खड़े एक डाकू ने कुछ कहा और फिर तुरंत चला गया। उस डाकू के जाने के बाद झाओ शानशान को घेरने वाले डाकू भी तितर बितर हो गए। झाओ शानशान जिलिंग साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी थी, और ऐसा प्रतीत होता था कि वह रॉयल स्काई रियल्म की विशेषज्ञ भी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे यहाँ घिरे रहने का साहस नहीं कर रहे थे। जो डाकू अभी अभी वहां से निकला था, उसने तुरंत अपने ग्रैंड बॉस को ढूंढा और उन्हें बताया कि झाओ शानशान उनसे मिलने आ रही है। क्या आपका मतलब है कि जिलिंग साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी मुझसे मिलने आई हैं और उनके साथ एक छोटी बच्ची भी है? जी हाँ महाराज, उसने कहा था कि वह जिलिंग साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी है। यह नकली तो नहीं हो सकता है ना? अध्याय 57 फैंग्यून गांव का मुखिया। अपने अधीनस्थ से पुष्टि मिलने के बाद फैंग्यूनगढ़ के ग्रैंड बॉस ने कुछ देर सोचा कि जिलिंग साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी उनके पास क्यों आई होंगी। तार्किक रूप से यदि वह फैंग्यूनगढ़ पर छापा मारने के लिए यहाँ आई होती तो वह साम्राज्य की राजकुमारी नहीं होती, भले ही साम्राज्य की यह राजकुमारी शाही आकाश क्षेत्र में होती। इसके अलावा केवल साम्राज्य की राजकुमारी ही अकेली आई थी। भले ही शाही आकाश क्षेत्र से कोई आता, वह उसके फैंग्यूनगढ़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि उसका सार्वजनिक रूप से ज्ञात क्षेत्र भी शाही आकाश क्षेत्र ही था। ग्रैंड बॉस, क्या हमें उस लड़की को? डाकू के शब्द स्पष्ट रूप से नहीं कहे गए थे, लेकिन उसने गला काटने का इशारा किया, जिसका मतलब निश्चित रूप से झाओ शानशान को मारना था। वे डाकू थे और केवल इसलिए नहीं डरेंगे क्योंकि झाओ शानशान साम्राज्य की राजकुमारी थी, जब तक कि वे उसे हरा नहीं सकते थे। बेवकूफ, क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते? जब कोई खुलेआम आने की हिम्मत करता है तो उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। मैं आमतौर पर आपको सिखाता हूं कि हम डाकू बन सकते हैं और लूटपाट कर सकते हैं, लेकिन हमें सभ्य और बुद्धिमान डाकू होना चाहिए। तुम पहले नीचे जाओ, मैं साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी से मिलने जाता हूं। जैसे ही डाकू ने अपना सुझाव समाप्त किया, उसे तुरंत ग्रैंड बॉस ने डांट लगाई, जो फिर खड़ा हुआ और बाहर चला गया। इसी बीच झाओ शानशान और मू किंगलिंग, जो अभी भी बाहर थे, झाओ शानशान ने ब्लैक डॉग पर एक नज़र डाली। स्वाभाविक रूप से वह ब्लैक डॉग से पूछना चाहती थी कि क्या उसने कुछ जांच की है। झाओ शानशान स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी कि शानफांग पर्वत पर घटी घटनाएं दोहराई जाएं, लेकिन ब्लैक डॉग ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। यहाँ तक कि ब्लैक डॉग भी कुछ हद तक हैरान था। अगर शानफांग पर्वत के ग्रैंड बॉस का फैंग्यूनगढ़ से वाकई कोई संबंध था, तो फैंग्यूनगढ़ को शानफांग पर्वत पर हुई घटनाओं के बारे में पता न होने का कोई कारण नहीं था। लेकिन मौजूदा हालात से ऐसा लग रहा था कि उन्हें शानफांग पर्वत पर हुई घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि फैंग्यूनगढ़ और रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति एक ही समूह में नहीं होने चाहिए। हालांकि एक और संभावना थी, शानफांग पर्वत के ग्रैंड बॉस को बचाने वाले व्यक्ति के पास फैंग्यूनगढ़ को सूचित करने का समय नहीं था। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये कुछ हद तक अनुचित होता, क्योंकि शानफांग पर्वत का ग्रैंड बॉस स्पष्ट रूप से एक निकम्मा विकलांग व्यक्ति था, तो उसे बचाने वाले व्यक्ति ने उसे क्यों नहीं मार डाला?
शानफांग पर्वत के ग्रैंड बॉस को मारने के बाद कम से कम फैंगयुनगढ़ तक पहुंचने का समय तो होगा। यदि फैंगयुनगढ़ का उस रहस्यमय शक्तिशाली विशेषज्ञ से सचमुच कोई संबंध था, तो वहां से निकलने के लिए पर्याप्त समय होगा। ऐसे सवालों पर विचार करना, भले ही ब्लैक डॉग के कुत्ते के दिमाग को कितना भी परेशान कर दे, वह उनका जवाब नहीं ढूंढ सकता था, क्योंकि उसे आमतौर पर इन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसमें हर चीज को दबाने की असीम शक्ति थी, ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे ये शक्ति हल न कर सके। इसलिए जब ब्लैक डॉग इसका हल नहीं निकाल पाया तो उसने सोचना बंद कर दिया। एक दुर्लभ अतिथि, सचमुच एक दुर्लभ अतिथि। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साम्राज्य की गरिमामयी 7वीं राजकुमारी मेरे डाकुओं के अड्डे पर आएंगी। क्या आपके बूढ़े पिता को इस बात का डर नहीं है कि उनकी प्यारी बेटी को यहाँ रखा जाएगा? अचानक एक आवाज सुनाई दी। फैंगयुनगढ़ का ग्रैंड बॉस अंदर से बाहर निकला और जैसे ही वह बाहर आया, उसने झाओ शानशान के क्षेत्र को महसूस किया। उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि झाओ शानशान रॉयल स्काई दायरे में बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि केवल ट्रू स्पिरिट दायरे के चौथे चरण के साधक थे। हालांकि उनके अधीनस्थों ने कहा कि वे ऊपर से उड़कर गए थे, जिससे ग्रैंड बॉस और भी भ्रमित हो गए। हालांकि रॉयल स्काई दायरे में न होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई हवा में उड़ नहीं सकता, फिर भी ट्रू स्पिरिट दायरे में कुछ मार्शल स्किल्स हैं जो लोगों को रॉयल स्काई दायरे तक पहुंचे बिना उड़ने की अनुमति देती हैं। लेकिन ये मार्शल स्किल्स बेहद कीमती हैं। जिलिंग साम्राज्य की ताकत को देखते हुए उनके पास इतनी कीमती मार्शल स्किल्स होना मुमकिन नहीं होना चाहिए। अगर सच में उनके पास होती तो ये डाकू इतनी आसानी से विकसित नहीं हो पाते। इसलिए जब ग्रैंड बॉस को झाओ शानशान के क्षेत्र के बारे में पता चला तो उसने उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उससे पूछताछ शुरू कर दी। मू किंगलिंग और ब्लैक डॉग की बात करें तो ग्रैंड बॉस ने उन पर एक नज़र तक नहीं डाली। कुछ साल की बच्ची और ब्लैक डॉग, उन पर ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। इससे ग्रैंड बॉस को कोई परेशानी नहीं है। इस बार मेरे आने का मुख्य उद्देश्य ग्रैंड बॉस से कुछ मामलों के बारे में पूछताछ करना है। अगर ग्रैंड बॉस सहयोग करते हैं तो मैं तुम्हें इस बार जाने दे सकता हूं। लेकिन अगर ग्रैंड बॉस सहयोग नहीं करते हैं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो शानफांग पर्वत का हुआ था। हा 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 हा, सिर्फ तुम्हारे साथ, एक सच्चे आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे चरण के साथ। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे इस तरह धमकी देने की हिम्मत की है। झाओ शानशान की बातें सुनकर ग्रैंड बॉस जोर से हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। क्या शानफांग पर्वत पर कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ था? हालांकि ग्रैंड बॉस का संदेह अच्छी तरह से छिपा हुआ था, झाओ शानशान ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। लेकिन यह मत भूलिए कि वहां राक्षस ब्लैक डॉग भी मौजूद था। चाचा जी, सिर्फ बड़ी बहन ही नहीं है, अरे मैं और ब्लैक डॉग भी हैं। ओह, मू किंगलिंग की बातों ने ग्रैंड बॉस का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया। इतनी छोटी बच्ची, लोगों से घिरी होने के बावजूद, बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। ये देखकर ग्रैंड बॉस के मन में जिज्ञासा जागृत हो गई। उसने मू किंगलिंग और ब्लैक डॉग को फिर से महसूस किया। वास्तव में वह एक साधारण सी बच्ची थी, और यहाँ तक कि जिस ब्लैक डॉग पर वह सवार थी वह भी बहुत साधारण था, कोई शक्तिशाली या जानवर नहीं था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? ध्यान से सुनो। ओह, ये युवती अजय छोटी विशेषज्ञ मू किंगलिंग है। मैं यहाँ अपनी माँ को खोजने आई हूँ। चाचा जी, क्या आपको पता है मेरी माँ कहाँ है? मू किंगलिंग ने मू कियानिक्सू की तस्वीर निकालते हुए बोलना शुरू किया। मू किंगलिंग के बोलते ही उन दोनों को घेरने वाले डाकू तुरंत हंसने लगे। उन्होंने अपनी छवि की परवाह किए बिना हंस दिया। मू किंगलिंग की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ साल की नन्ही बच्ची अभी भी खुद को अजेय समझती है। इसके अलावा इस छोटी बच्ची का दिमाग कुछ अजीब सा लग रहा था। वह सचमुच अपनी माँ को ढूंढने के लिए डाकुओं के अड्डे की ओर दौड़ पड़ी। शायद यह मजाक के लिए नहीं था, है ना? हालांकि हंसते हंसते ये डाकू अचानक हंसना बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका सरगना हंस नहीं रहा था, बल्कि छोटी लड़की के हाथ में मौजूद चित्र को ध्यान से देख रहा था। छोटी बच्ची, अगर तुम अपनी माँ को ढूंढना चाहती हो तो कहीं और ढूंढो। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है। मुझे छोटी बच्ची नहीं कहा जाता, मैं अजय छोटी विशेषज्ञ मू किंगलिंग हूँ। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मेरी माँ का पता तो जरूर पता होगा, है ना? मैंने कहा कि वह यहाँ नहीं है तो वह यहाँ नहीं है। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो कभी नहीं जा पाओगे। ग्रैंड बॉस का चेहरा कुछ अप्रिय सा हो गया। वह उस छोटी लड़की से और कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे जाने के लिए कहा। हम्फ, बड़े झूठे, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ, बड़े झूठे। मू किंगलिंग कद में छोटी थी लेकिन बहुत होशियार थी। जब ग्रैंड बॉस ने अभी उसके हाथ में मौजूद तस्वीर को देखा तो उनके भावों में स्पष्ट उतार चढ़ाव दिखाई दिया। भले ही उसे यह पता न हो कि उसकी माँ कहाँ है, उसे उसकी माँ का चित्र तो देखना ही चाहिए था, अन्यथा इतना तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं होता। मू किंगलिंग के बोलते ही उसके हाथ में एक बड़ा चम्मच आ गया। अपने दोनों छोटे पैरों से एक लात मारकर वह ग्रैंड बॉस की ओर उड़ गई।
उसने चम्मच से ग्रैंड बॉस के सिर पर वार किया और ग्रैंड बॉस ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 4 या 5 साल की एक छोटी बच्ची इतनी शक्तिशाली हो सकती है जो पल भर में उनके सामने प्रकट हो जाए। ग्रैंड बॉस ने जल्दी से हाथ उठाकर वार रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी चटकने की आवाज आई। ग्रैंड बॉस को लगा जैसे उनके हाथ की हड्डी टूट गई हो। अध्याय 58 भयभीत बॉस। ग्रैंड बॉस 10 मीटर से अधिक पीछे हटकर रुक गया और मू किंगलिंग को आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगा। वह मू किंगलिंग की ताकत से चकित था। वह जानता था कि उसकी सती शक्ति राजसी आकाश क्षेत्र में थी, लेकिन वास्तव में वह सम्राट चरम क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति था। फिर भी कुछ साल की एक नन्ही बच्ची के एक ही वार से वह 10 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरा। इसके अलावा उसकी बांह की हड्डियां भी टूटी हुई थीं। क्या इस नन्ही बच्ची के पास जन्मजात दैवीय शक्ति हो सकती है? क्योंकि ग्रैंड बॉस ने मू किंगलिंग से किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं किया था, इसलिए उनके लिए सबसे बड़ी संभावना यही थी कि वह जन्मजात दिव्य शक्ति का ही उपयोग कर रहे थे। वह 5 साल की बच्ची को सम्राट चरम सीमा से ऊपर की शक्तिशाली हस्ती के रूप में सोच भी नहीं सकता था। ग्रैंड बॉस, मेरे लिए उन्हें मार डालो। जब एक छोटी लड़की ने ग्रैंड बॉस पर हमला कर दिया तो एक डाकू तुरंत बोल पड़ा और फिर झाओ शानशान और दूसरे व्यक्ति को घेरने वाले डाकू उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। नहीं, ग्रैंड बॉस ने अपने अधीनस्थों को हरकत करते देखा और उन्हें रोकने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने अभी नहीं कहा ही था कि उन्होंने एक और स्कूप की परछाई को अपनी ओर आते देखा। महागुरु भय से एकदम पीला पड़ गया। उसे अपने अधीनस्थों की कोई परवाह नहीं रही और वह पलक झपकते ही एक तरफ हट गया। दुर्भाग्यवश उसने अपनी शक्ति का गलत अनुमान लगा लिया था। जैसे ही उसने बचने की कोशिश की तभी एक घातक जोरदार प्रहार उसके कंधे पर पड़ा, जिससे उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक कि वह 100 मीटर दूर नहीं उड़ गया और उसके मुंह से पुराने खून का एक बड़ा घूंट बह निकला। जब उसने पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा जहां से वह आया था तो ग्रैंड बॉस सदमे से हौंफ उठा। उसने देखा कि अभी कुछ देर पहले सैकड़ों लोग झाओ शानशान और दूसरे व्यक्ति पर हमला करने वाले थे, लेकिन अब सभी जमीन पर पड़े हुए थे, सब बेहोश थे। ग्रैंड बॉस के सम्राट चरम क्षेत्र में होने के अलावा फेंग्यूनगढ़ में रॉयल स्काई क्षेत्र में भी कई व्यक्ति थे और अभी भीड़ में 2 लोग मौजूद थे, लेकिन अब बिना किसी अपवाद के वे सभी जमीन पर पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अधीनस्थ कैसे गिरे। अब उसे अपने सामने खड़ी उस छोटी लड़की से डर लगने लगा था। आप आखिर हैं कौन? आप इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? ग्रैंड बॉस ने मू किंगलिंग को कुछ भय के साथ देखा। इस नन्ही बच्ची ने अपनी मासूम आवाज से महज 2 चम्मच खाने से ही उन्हें प्रतिरोध करने में असमर्थ कर दिया था। जिलिंग साम्राज्य ने ऐसा राक्षस कब पैदा किया? आश्चर्य की बात नहीं कि सच्ची आत्मा के चौथे चरण की एक नन्ही लड़की झाओ शानशान ने उसके फेंग्यूनगढ़ में आने का साहस किया। दरअसल उसके साथ एक भयानक राक्षस भी था। अरे, मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तुम्हारे सिर पर मारा। तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल गए? मू किंगलिंग ने कुछ हैरानी से कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका नाम उतना प्रसिद्ध न हो? उसे लगा कि उसने अपना नाम 2 बार बोला था। महामहिम, आपको बस हमें बताना होगा कि आप क्या जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि चित्र में दिख रहा व्यक्ति कहाँ है? अन्यथा आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी समय झाओ शानशान भी ग्रैंड बॉस के सामने आ गई। उसने उससे कहा कि अगर उसने कुछ नहीं कहा और उसकी आत्मा की जांच की गई तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने तस्वीर में दिख रही महिला को नहीं देखा है, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? तो आप बात नहीं करेंगे? तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुमने आत्ममंथन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? क्या तुम मूर्ख बनना चाहते हो? आप? ग्रैंड बॉस का चेहरा एकदम बिगड़ गया। वे भली भांति जानते थे कि आत्ममंथन से साधक को कितना नुकसान हो सकता है। अगर उन्हें सचमुच आत्ममंथन से गुजरना पड़े तो निश्चित रूप से उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। छोटी बहन, मुझे करने दो। मेरे पास उससे सच उगलवाने का एक तरीका है। इस समय मू किंगलिंग ने कुछ उत्साह के साथ कहा और फिर छोटी लड़की के हाथ में एक औषधीय गोली प्रकट हुई, एक गहरे रंग की अनियमित आकार की औषधीय गोली। किंगलिंग, ये किस तरह की दवा की गोली है? झाओ शानशान को थोड़ी जिज्ञासा थी कि यह किस प्रकार की औषधीय गोली है। मू किंगलिंग ने इसे बाहर निकाला था। इसका आकार थोड़ा अजीब लग रहा था और साथ ही इसमें एक अजीब सी परिचितता का एहसास भी था। हे, यह एक औषधीय गोली है जिस पर मैंने स्वयं शोध किया है। मैंने इसे एक बहुत ही शक्तिशाली नाम दिया है, सत्य की गोली। यह मूल रूप से पापा के लिए तैयार किया गया था, लेकिन किसे पता था कि पापा अचानक एकांतवास में चले जाएंगे। अब इसके प्रभावों का परीक्षण करने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। मू किंगलिंग ने गर्व से कहा। यह वह चीज थी जिसे उसने अपने गुरु द्वारा सिखाए गए ज्ञान के आधार पर परिष्कृत किया था और इसका उद्देश्य उसके पिता से उसकी मां के बारे में जानकारी निकलवाना था। किसे पता था कि मू फियांग अचानक एकांतवास में चली जाएगी?
अब तो इसका इस्तेमाल ग्रैंड बॉस पर करना बिल्कुल सही समय था। वैसे भी बात तो उसकी माँ के हालचाल जानने की थी, इसलिए चाहे कोई भी पूछे बात एक ही थी। हालांकि मू किंगलिंग की बातों ने झाओ शानशान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान ला दी। ये लड़की सचमुच अपने पिता को दवा देने के बारे में सोच रही थी, वह वाकई अनोखी थी। अगर झाओ शानशान को पता होता कि मू किंगलिंग को पहले ही ऐसा अनुभव हो चुका है, तो वह सोचती कि वह क्या सोचेगी, क्योंकि मू किंगलिंग ने लागा गांव से चुपके से भागने से पहले अपने गुरु को दवा दी थी। लेकिन मू किंगलिंग की बातें जब ग्रैंड बॉस के कानों तक पहुंची तो मामला बिल्कुल अलग था। क्या यह उनके साथ गोरे जैसा बर्ताव करना नहीं था? वह मू किंगलिंग की औषधि लेने के बजाय आत्मा मंथन करना पसंद करेगा। आत्मा मंथन से शायद वह मूर्ख न बन जाए, लेकिन अगर उसने अज्ञात प्रभावों वाली ऐसी औषधि ले ली तो शायद उसका अंत निश्चित हो जाए। ग्रैंड बॉस इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करने वाला था। वह अपनी जान देकर भी इसे स्वीकार नहीं करता। अपना मुंह खोलो। लेकिन कभी कभी न चाहना ही काफी नहीं होता। मू किंगलिंग ने ग्रैंड बॉस के सामने आकर एक वाक्य कहा और फिर ग्रैंड बॉस ने पाया कि वह मानो बेकाबू हो गई है और सचमुच आज्ञाकारी भाव से अपना मुंह चौड़ा खोल रही है। अरे, तुम्हारे मुंह से तो बहुत बदबू आ रही है, मू किंगलिंग ने थोड़ी घृणा के साथ कहा। उसने अपने छोटे से गोलमटोल हाथ से अपना मुंह ढक लिया और उसके हाथ में मौजूद दवा की गोली अपने आप ग्रैंड बॉस के मुंह में चली गई। उफ! जैसे ही औषधीय गोली ग्रैंड बॉस के मुंह में गई, वह तुरंत पिघल गई। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि आखिरकार उनके शरीर पर उनका नियंत्रण वापस आ गया है। उसने जल्दी से अपने हाथ से दवा की गोली निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक दवा की गोली उसके शरीर में समा चुकी थी। अब ग्रैंड बॉस और भी ज्यादा भयभीत हो गया था। इस नन्ही बच्ची की असली ताकत क्या थी? उसने महज एक वाक्य से उसके शरीर को वश में कर लिया था। उसने कभी इस तरह के ऑपरेशन के बारे में सुना भी नहीं था। क्या आपको पता है मेरी माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। जैसे ही मू किंगलिंग ने अपना सवाल खत्म किया, ग्रैंड बॉस, जो पहले अपना मुंह ढके हुए थे, खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने फिर से जवाब दे दिया, जिससे झाओ शानशान और मू किंगलिंग दोनों हैरान रह गए। ग्रैंड बॉस की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि दवा का असर हो गया है, वरना वो अनजाने में ये बात न बोल देते। लेकिन जो जवाब उन्हें मिला उससे दोनों के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया हो? क्या ग्रैंड बॉस को वाकई मू कियानिक्सू के ठिकाने के बारे में पता नहीं था? मू किंगलिंग का मूड एकदम से खराब हो गया। उसे दोबारा निराश होने की उम्मीद नहीं थी। मू किंगलिंग को थोड़ा उदास देखकर झाओ शानशान भी असहज महसूस करने लगा। किंगलिंग, उदास मत हो, पहले खुलकर पूछ लेते हैं। आपको नहीं पता कि किंगलिंग की माँ कहाँ है, लेकिन क्या आपने ये चित्र देखा है? मेरे पास है। अध्याय 59, रहस्यमय नकाबपोश आदमी। जब ग्रैंड बॉस ने झाओ शानशान की बातें सुनी तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और सच में, झाओ शानशान के बोलने के बाद वह जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाए। ग्रैंड बॉस का जवाब सुनने के बाद झाओ शानशान और मू किंगलिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। आपने इसे कहाँ देखा और आपको यह चित्र किसने दिखाया? वह था। छी! ग्रैंड बॉस ने ये था कहने के लिए अभी अपना मुंह खोला ही था कि अचानक उसने मुंह भर ताज़ा खून थूक दिया और फिर सीधे नीचे गिर पड़ा, बेजान। झाओ शानशान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ग्रैंड बॉस की हालत देखी और उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि ग्रैंड बॉस की पहले ही मौत हो चुकी थी। छोटे गुरुजी, उन्हें क्या हुआ? वह मर चुका है, मृत। किंगलिंग, क्या तुम्हारी दवा की गोली में कोई समस्या हो सकती है? झाओ शानशान को समझ नहीं आ रहा था कि ग्रैंड बॉस की मौत कैसे हुई। उसे शक था कि मू किंगलिंग की औषधीय गोली में कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आखिरकार मू किंगलिंग ने खुद उस पर शोध किया था और शायद इसके कुछ अनपेक्षित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। नहीं, किसी ने उसकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ की है। अगर उसने कुछ ऐसा कहा होता जो उसे नहीं कहना चाहिए था, तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाती। झाओ शानशान के बोलते ही लिटिल ब्लैक, जो काले कुत्ते के रूप में था, मानव रूप में परिवर्तित हो गया और यह कहा। लिटिल ब्लैक भी आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा प्रतीत होता था कि रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति साधारण नहीं था, क्योंकि यहाँ तक कि लिटिल ब्लैक ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि ग्रैंड बॉस की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तुम ही हो? लिटिल ब्लैक को, जो अब मानव रूप में परिवर्तित हो चुका था, देखकर झाओ शानशान ने कुछ भय के साथ कहा, क्योंकि उसने लिटिल ब्लैक को पहचान लिया था। क्या वह उन लोगों में से एक नहीं था जिन्होंने पहले झाओ वांगजी की हत्या की थी? झाओ शानशान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पहले मिले 3 लोगों में से एक भेष बदला हुआ लिटिल ब्लैक था। इसीलिए लिटिल ब्लैक इतना शक्तिशाली था, क्योंकि सच्चे आत्मा क्षेत्र में मौजूद याओ बीस्ट में से जो मानव रूप में रूपांतरित होने में सक्षम हैं, वे कम से कम लेवल 10 के याओ बीस्ट होते हैं, जो मनुष्यों के लिए संत क्षेत्र के समकक्ष है। छोटे स्वामी, क्यों न हम पहले वापस चलें? स्वामी के एकांतवास से बाहर आने के बाद उन्हें आपको मालकिन को ढूंढने के लिए बाहर ले जाने दें।
लिटिल ब्लैक ने आश्चर्यचकित झाओ शानशान को नजरअंदाज कर दिया और मू किंगलिंग से बात करते हुए सुझाव दिया कि मू किंगलिंग लागा गांव लौटकर मू फियान के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार करे। क्यों? मू किंगलिंग को तो समझ ही नहीं आया, बल्कि झाओ शानशान भी लिटिल ब्लैक को हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिटिल ब्लैक अचानक मू किंगलिंग को वापस क्यों बुलाना चाहती है। उन्हें अभी अभी कुछ सुराग मिले थे और यह उनके लिए खोज करने का सबसे अच्छा समय था, लेकिन लिटिल ब्लैक चाहता था कि मू किंगलिंग लागा गांव लौट जाए और मू फियान के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार करे। छोटे स्वामी, इस बारे में सोचिए। अब तक हमने जो कुछ भी देखा है वह स्पष्ट रूप से स्वामिनी द्वारा आयोजित किया गया है, और चूंकि स्वामिनी के आसपास इतने सक्षम लोग हैं, इस बात से आप समझ सकते हैं कि मालकिन की पहचान सरल नहीं है। लेकिन इतनी जटिल मालकिन होने के बावजूद वह आपसे मिलने वापस क्यों नहीं आई? केवल दो ही संभावनाएं हैं, या तो मालकिन को बहुत महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं और उनके पास वापस आकर छोटे मालिक से मिलने का समय नहीं है। लेकिन तियांजी गेट पर हमने जो देखा उससे अगर तस्वीर में दिख रही महिला वाकई स्वामिनी थी तो ये किसी महत्वपूर्ण मामले की वजह से नहीं होना चाहिए। एक संभावना ये भी है कि मालकिन का सामना कुछ शक्तिशाली दुश्मनों से हुआ होगा और वह अपने दुश्मनों से बच रही है, इसीलिए उसे वापस आकर छोटे मालिक से मिलने का समय नहीं मिला है। इसलिए चाहे मालकिन की सुरक्षा के लिए हो या छोटे मालिक की सुरक्षा के लिए, मुझे लगता है कि हमें पहले लागा गांव लौट जाना चाहिए। लागा गांव ही सबसे सुरक्षित जगह है। लिटिल ब्लैक ने मू किंगलिंग के साथ स्थिति का विश्लेषण किया, लेकिन ये केवल लिटिल ब्लैक के अनुमान थे और वह नहीं जानता था कि इसमें कितनी सच्चाई थी। लेकिन फिर भी वह मू किंगलिंग को लागा गांव वापस लाना चाहता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे डर था कि वह मू किंगलिंग की रक्षा नहीं कर पाएगा, बल्कि इसलिए कि उसे मू कियानिक्सू पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता थी। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मू कियानिक्सू इस समय किस स्थिति में है। मू किंगलिंग मू कियानिक्सू की तलाश में इतनी सक्रिय थी। क्या पता मू कियानिक्सू सचमुच अपने दुश्मनों से बच रही हो। इससे मू कियानिक्सू को कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि लिटिल ब्लैक को स्पष्ट रूप से पता था कि मू फियान कितना शक्तिशाली था, और मू कियानिक्सू जो उसकी रखेल बन सकती थी स्वाभाविक रूप से साधारण भी नहीं होगी। इसलिए अगर मू कियानिक्सू के वाकई दुश्मन थे तो उनकी ताकत भी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। पूरी स्थिति जाने बिना लिटिल ब्लैक का मानना था कि उनके लिए लागा गांव लौटना ही सबसे अच्छा होगा। लिटिल ब्लैक, तुम कह रहे हो कि मेरी माँ इस समय खतरे में है ना? तो फिर मैं बिल्कुल वापस नहीं जा सकती। मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहती हूँ और बुरे लोगों से लड़ने में उनकी मदद करना चाहती हूँ। जैसे ही मू किंगलिंग ने लिटिल ब्लैक को ये कहते सुना कि उसकी माँ खतरे में हो सकती है, वह तुरंत चिंतित हो गई और लागा गांव लौटने की उसकी संभावना और भी कम हो गई। यह लिटिल ब्लैक भी थोड़ा अवाक रह गया, यह महसूस करते हुए कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। मू किंगलिंग न केवल लागा गांव नहीं लौटेगी, बल्कि अपनी माँ को खोजने का उसका दृढ़ संकल्प भी और मजबूत हो गया था। छोटे स्वामी, चूंकि आप स्वामिनी को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, इसलिए हम इतने धूमधाम से काम नहीं कर सकते। हमें अधिक सावधान रहना होगा। लिटिल ब्लैक अनिच्छा से सहमत हो गया, लेकिन उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। वे अब पहले की तरह दिखावा नहीं कर सकते थे, उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना था। ठीक है, जब तक हम वापस नहीं जाते तब तक सब ठीक है। जाओ लड़की, अपने शाही पिता और अन्य लोगों को संदेश भेजो, उन्हें बताओ कि स्वामिनी की खोज गुप्त रूप से की जानी चाहिए और बहुत से शक्तिशाली व्यक्तियों को सतर्क करने का प्रयास मत करो। लिटिल ब्लैक ने झाओ शानशान को फिर से निर्देश दिए। इससे पहले उसने अपने शाही पिता से खोज में मदद मांगी थी, और यह उस तरह की खोज थी जिसमें पूरे साम्राज्य को जुटाया गया था। ठीक है, मैं अब अपने शाही पिता को संदेश भेजूंगा, झाओ शानशान ने जवाब दिया, और फिर झाओ वूजी को संदेश भेजने के लिए एक संचार जेड पर्ची निकाली। इसी क्षण मू किंगलिंग ने लिटिल ब्लैक से फिर पूछा, लिटिल ब्लैक, माँ को खोजने के लिए अब हमें कहाँ जाना है? मेरी वर्तमान शक्ति के साथ भले ही मैं संपूर्ण आध्यात्मिक लोक का सर्वेक्षण कर लूं, मुझे स्वामिनी नहीं मिलेंगी। यदि स्वामिनी वास्तव में आध्यात्मिक लोक में है तो केवल निषिद्ध भूमियां या कुछ विशेष स्थान ही शेष बचे हैं। अब हम उन निषिद्ध क्षेत्रों में खोजबीन करने जाएंगे। यदि स्वामिनी सचमुच शत्रुओं से बचना चाहती हैं तो वे केवल उन्हीं निषिद्ध क्षेत्रों में छिपेंगी। लिटिल ब्लैक ने एक पल सोचा और फिर यह कहा, क्योंकि केवल उन निषिद्ध भूमि या इसी तरह के स्थानों में ही उसकी दिव्य चेतना प्रवेश नहीं कर सकती थी, साथ ही कुछ विशेष रूप से निर्मित क्षेत्रों में भी। हालांकि लिटिल ब्लैक को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिर मू फियांग इतना शक्तिशाली होने के बावजूद मू कियानिक्सू की तलाश में नहीं गया, तो इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। तो चलिए जल्दी चलते हैं। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मू किंगलिंग और इंतजार नहीं कर सकी और उन दोनों को जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहा। मू किंगलिंग के कहने पर लिटिल ब्लैक वापस अपने काले कुत्ते के रूप में बदल गया। मू किंगलिंग के लिटिल ब्लैक की पीठ पर सवार होने के बाद दोनों लोग और एक कुत्ता अपने मूल स्थान से गायब हो गए और जिलिंग साम्राज्य के बाहर फिर से प्रकट हुए।
और मू किंगलिंग और उसके साथियों के जिलिंग साम्राज्य छोड़ने के बाद जिलिंग साम्राज्य के भीतर एक दूरस्थ छोटे पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति जो पहले झुका हुआ था अचानक सीधा हो गया। इसके अलावा उनका मूल रूप से जर्जर दिखने वाला चेहरा भी बदल गया और पल भर में एक युवक के रूप में रूपांतरित हो गया, सिवाय उनके चेहरे पर लगे एक मुखौटे के जिसने उनके चेहरे की विशेषताओं को छिपा दिया था। धिक्कार है, इस दुनिया में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है, और ऐसा लगता है कि वह सम्राट को मारने आ रहा है। क्या योंगले के लोगों को इसकी जानकारी मिल गई है? अध्याय 7 धुंध भरे पहाड़ों में प्रवेश। नकाबपोश व्यक्ति के मुंह से एक आवाज निकली और उसके लहजे से यह स्पष्ट था कि वह क्रोधित और भयभीत दोनों था। अपनी विशेष शारीरिक बनावट के कारण उसने एक बहुत ही चतुर छलावरण साधना तकनीक विकसित की जिसने उसे लिटिल हेई की दिव्य चेतना से बचने में सक्षम बनाया। जब नकाबपोश व्यक्ति को यह आभास हुआ कि लिटिल हेई और अन्य लोग जिलिंग साम्राज्य छोड़ चुके हैं, तभी उसने खुद को प्रकट करने का साहस किया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि लिटिल हेई बहुत ही भयावह था। नहीं, मुझे उन्हें सूचित करना होगा और सम्राट को भी सूचित करना होगा। नकाबपोश व्यक्ति को कुछ सूझा और उसने झटपट अपनी संदेश लिखने वाली छड़ी निकाली और उस पर संदेश उकेरना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ी घटना घटी थी और उसे इसकी सूचना देनी ही थी। ... कैंगलोन क्षेत्र में स्थित कोहरे वाले पहाड़ कैंगलोन क्षेत्र के निषिद्ध क्षेत्रों में से एक हैं। इन पहाड़ों को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमेशा एक रहस्यमय काले कोहरे से ढके रहते हैं। अगर सिर्फ यही बात होती तो इसे निषिद्ध भूमि नहीं कहा जाता। यहाँ का सबसे भयावह पहलू पहाड़ों को घेरने वाला काला कोहरा है। ये काला कोहरा न केवल दिव्य चेतना की खोज को रोकता है बल्कि साधकों की शक्ति को भी दबा देता है, जिससे ये कांगलोंग डोमेन के 4 महान निषिद्ध क्षेत्रों में से एक बन जाता है। अगर सिर्फ यही बात होती तो भी सब ठीक होता, लेकिन मिस्ट माउंटेन्स के भीतर एक भयानक अस्तित्व रहता है जिसके बारे में अफवाह है कि वह महान सम्राट के क्षेत्र में मौजूद है, और किसी अज्ञात कारण से ये भयावह अस्तित्व काले कोहरे से बंधा नहीं है और स्वतंत्र रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उस भयावह अस्तित्व के अलावा पहाड़ों में अनगिनत याव राक्षस भी रहते हैं। यहाँ तक कि महान सम्राट स्तर के मानव साधक भी अत्यंत आवश्यक होने पर स्वेच्छा से वहां प्रवेश नहीं करते, क्योंकि एक बार प्रवेश करने के बाद वे शायद कभी बाहर न निकल पाएं। सच्चे आध्यात्मिक लोक की किंवदंतियां एक महान सम्राट लोक विशेषज्ञ के बारे में बताती हैं जिसने एक बार प्रवेश किया था। हालांकि वह महान सम्राट विशेषज्ञ अंततः सामने आया, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया और अपने गुट में लौटने पर कोमा में चला गया, जिसके बारे में अफवाह है कि वह आज भी बेहोश है। तब से लेकर अब तक बहुत कम लोगों ने ही इसमें प्रवेश करने का साहस किया है। यहाँ तक कि कुछ बेहद साहसी लोग भी जो अन्वेषण के लिए आगे बढ़ते हैं, पर्वत श्रृंखला के सबसे बाहरी किनारों तक ही सीमित रहते हैं। मिस्ट माउंटेन्स को एक निषिद्ध भूमि कहा जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके भीतर अनगिनत संसाधन मौजूद हैं। इसीलिए कुछ निडर लोग फिर भी जोखिम उठाते हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश या तो स्वतंत्र साधक हैं या वे लोग हैं जिन्हें यहाँ खदेड़ दिया गया है, क्योंकि ये सभी लोग एक मौका तलाश रहे हैं। शायद एक दिन वे महान ऊंचाइयों को छू लेंगे। अचानक धुंध भरे पहाड़ों के बाहर 2 आकृतियां दिखाई दी, एक बड़ी और एक छोटी। ये मू किंगलिंग और उसका साथी था जो फैंग्यूनगढ़ से निकल कर आए थे। जाहिर है मू किंगलिंग के वाहन लिटिल हेई भी वहीं मौजूद था। इसके अलावा लिटिल हेई मू किंगलिंग और अन्य लोगों को यहीं लेकर आया था। छोटे हेई, ये जगह क्या है? क्या यहाँ माँ की कोई खबर मिलेगी? विशाल पर्वत श्रृंखला और कुछ हद तक डरावने काले कोहरे को देखते हुए मू किंगलिंग ने कुछ उलझन के साथ पूछा। छोटे गुरु, मुझे नहीं पता कि यह जगह कहाँ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सच्चे आध्यात्मिक क्षेत्र में एक निषिद्ध भूमि है, एक ऐसी जगह जहाँ मैं भी देख नहीं सकता। मेरा मानना है कि अगर मालकिन अपने दुश्मनों से छिप रही है तो वह केवल इसी तरह की जगहों पर ही छुपेगी। तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें माँ के बारे में कोई खबर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अंदर जाने के बाद हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इन निषिद्ध भूमि में क्या हो सकता है, और चूंकि यह स्थान मेरी दिव्य चेतना को अवरुद्ध कर सकता है, इसलिए यह निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। दरअसल लिटिल हेई जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसके पास एक दिव्य पशु की शक्ति थी। तर्कसंगत रूप से सच्चे आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था जो उसके अस्तित्व को खतरे में डाल सके, लेकिन अब केवल एक निषिद्ध भूमि ही उसकी दिव्य चेतना को अवरुद्ध कर सकती थी। इसलिए लिटिल हेई को नहीं पता था कि इन तथाकथित निषिद्ध भूमियों में किस प्रकार के असामान्य अस्तित्व प्रकट हो सकते हैं। हालांकि मू किंगलिंग अपनी मां को ढूंढने पर अड़ी हुई थी, इसलिए लिटिल हेई के पास सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिटिल हेई द्वारा उन दोनों को चेतावनी देने के बाद वह धुंध भरे पहाड़ों में चला गया। जैसे ही लिटिल हेई ने धुंध भरे पहाड़ों में कदम रखा, उसे अपनी शक्ति का दमन महसूस हुआ। हालांकि दमन बहुत कम था, केवल लगभग 30%, फिर भी इससे लिटिल हेई चौंक गया। इसकी 30% शक्ति पहले ही सच्चे आत्मा क्षेत्र में महान सम्राट क्षेत्र से आगे निकल चुकी थी।
इसका मतलब ये था कि अगर महान सम्राट क्षेत्र का कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता तो उसकी आधी शक्ति निष्क्रिय हो जाती। छोटे हेई ने भी कोशिश की, लेकिन यहाँ दिव्य चेतना का प्रयोग संभव नहीं हो सका। यदि कोई साधक दैवीय चेतना का उपयोग नहीं कर सकता है तो वह अपनी साधना के अलावा सामान्य लोगों से भिन्न नहीं होता है, और जब दैवीय चेतना का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो उसकी अंतर्निहित शक्ति भी बहुत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए एक तलवारबाज अमर को लें। एक तलवारबाज अमर के अधिकांश हमलों में दुश्मनों को मारने के लिए तलवार को नियंत्रित करना शामिल होता है, और तलवार को नियंत्रित करने के लिए दैवीय चेतना का उपयोग आवश्यक होता है। यदि दैवीय चेतना का भी उपयोग नहीं किया जा सकता तो शत्रुओं को मारने के लिए तलवार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ये स्पष्ट है कि यह स्थान कितना खतरनाक है। इसके अलावा झाओ शानशान और लिटिल हेई इस स्थान को नहीं समझते हैं, इसलिए अब मिस्ट माउंटेन्स में प्रवेश करना खुली आंखों से अंधे होने जैसा है। मूल रूप से मू किंगलिंग लिटिल हेई पर सवार थी, लेकिन इस जगह की असामान्य प्रकृति का पता चलने के बाद लिटिल हेई ने मानव रूप धारण कर लिया और मू किंगलिंग को अपनी बाहों में उठा लिया। इस तरह किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में कुत्ते के रूप में होने की तुलना में मानव रूप में होना कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। मिस्ट माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरे हुए हैं और चूंकि बहुत कम लोग वहां जाते हैं, इसलिए वहां कोई उचित रास्ता भी नहीं है। हालांकि इस निर्मल पर्वत श्रृंखला में संसाधन भी प्रचुर मात्रा में हैं। अयस्क की खानों और आध्यात्मिक नसों के अलावा विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक औषधियां और आध्यात्मिक फल भी सर्वत्र मौजूद हैं। छोटे हेई, जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो। यहाँ बहुत सारी सब्जियां और फल हैं। चलो माँ को ढूंढते हुए इन सब्जियों और फलों को तोड़ लेते हैं। मू किंगलिंग को खाने पीने का बहुत शौक था और इतनी सारी स्पिरिट मेडिसिन देखकर वह स्वाभाविक रूप से उन्हें मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उत्सुकता से लिटिल हेई से उसे नीचे उतारने के लिए कहा। तुम दोनों जल्दी करो और उन सब्जियों और फलों को तोड़ने में मदद करो। बाद में हम मांस के उन 2 बड़े टुकड़ों को पकाएंगे। शानफांग पर्वत पर डाकुओं से मुठभेड़ के बाद से मू किंगलिंग ने अब तक कुछ नहीं खाया था और वह पहले से ही भूख से बेहाल थी। अपनी विशेष शारीरिक बनावट के कारण उसे आम लोगों की तरह दिन में 3 बार भोजन करना पड़ता था, और वह भोजन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए, अन्यथा वह कितना भी खा ले उसका कोई लाभ नहीं होता। किंगलिंग, क्या ये बहुत खतरनाक नहीं होगा? ये सुनकर कि मू किंगलिंग सचमुच उन दोनों धरती के ड्रैगनों को यहीं पकाना चाहती है, झाओ शानशान थोड़ा अवाक रह गया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे माँ को ढूंढने आए हैं? उन आध्यात्मिक औषधियों को देखते ही वह खाने के बारे में कैसे सोच सकती थी? और यह एक निषिद्ध भूमि थी। क्या यहाँ धरती के ड्रैगनों को पकाना वाकई उचित था? छोटी बच्ची, चिंता मत करो, ये तो बस थोड़ा सा मांस खा रहा है, इसमें क्या खतरा हो सकता है? तो ठीक है। झाओ शानशान ने लिटिल हेई को देखा जो मानव रूप में परिवर्तित हो चुका था, और सोचा कि लिटिल हेई की ताकत के साथ कोई खतरा नहीं होना चाहिए। फिर तीनों ने आध्यात्मिक औषधि और आध्यात्मिक फल चुनते हुए पर्वत श्रृंखला में और गहराई तक जाना जारी रखा। यहाँ आध्यात्मिक औषधियों का भंडार न केवल प्रचुर मात्रा में था, बल्कि उनमें से अधिकांश 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी थीं। वहाँ कई हजार साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियाँ भी थीं, और ये तो पर्वत श्रृंखला का केवल बाहरी हिस्सा था। इसलिए 1 घंटे से कुछ अधिक समय में ही झाओ शानशान की भंडारण पेटी भर गई थी। बस दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर कहानी मज़ेदार लगी हो तो लाइक और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब के साथ थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आपको सबसे पहले एपिसोड अपडेट्स मिलेंगी।